क्या एलीट वेव एक ही टाइम पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक और हर किस्म के इंडेक्सेस पे अप्लाई हो सकता है? मेरे पास कोई ऐसा मेथड हो जो पूरी हिस्ट्री को उठा के मेरे करंट डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाले। ओए होए! इस मार्केट से आप मंथली 15 से 20% अर्न कर सकते हो। व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू यू? ये 2 ईयर डिप्रेशन का आपने ज़िक्र किया, उसके बारे में बताएँ। ये कैसे हो गया आपको? वो कैसे पता है एलीट वेव को कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि आने वाले दिनों में मैं बाय करने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ? तो आजकल जो यूज़ हो रहा है बीएसए, आईसीटी, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? एक्यूरेसी क्या है आपकी? सर, एक्यूरेसी एक फ्रॉड का नाम है। एक्यूरेसी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक एज अ कैरियर फॉरेक्स को चूज किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो प्रॉप फर्म्स को टोटल स्कैम ही समझता हूँ और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज नहीं करता। एलीट वेव के साथ आती तो है, एनालिसिस तो अच्छे है, लेकिन वो ट्रेड में कैसे कन्वर्ट होगी, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको नहीं आता तो वो आपके लिए स्ट्रेटजी एक किस्म की बेकार है। हमें नहीं चाहिए वो ट्रेडिंग जो 2-2 हफ्ते हम होल्ड रखें। हमें आज शाम को जो हमें मिलता है सामने नज़र आए। यस, यस। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप मार्केट को अपनी वीकनेस दे रहे हो। हाँ, 95% मार्केट में लूज़र्स हैं। ज़िंदगी में वो बेशक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर सकते अगर वो इस रूटीन के अंदर चल रहे हैं। वो फैक्ट्री लगी हुई है एक यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज़ की, स्ट्रेटजीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती इतनी। लेकिन करने जब भी कोई लॉस करता है उसको एक ही चूरन बचता है, डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से लोगों के पास 98% लोगों के पास स्ट्रेटजीज़ ही नहीं है। व्हाई डिसिप्लिन इज नथिंग, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। अगर आप भी एक ऐसे बंदे हैं जिसके एनालिसिस तो बड़े जबरदस्त होते हैं, आपने दोस्तों को जब कहता है कि बाय होगी मार्केट, मार्केट बाय होती है, जब मार्केट लोगों को कहता है कि मार्केट सेल होगी, मार्केट सेल होती भी है, आपके एनालिसिस बड़े अच्छे हिट होते हैं, आपकी सिग्नल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, आपकी जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे, क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इसमें हमने बताया है कि कौन-सा मेंटर ज़्यादा अच्छा है, किससे ज़्यादा लर्न करना चाहिए और एक मेथड एलीट वेव, प्राइस एक्शन, वीएसए या फिर एसएमसी, आईसीटी, कौन सा मेथड बेस्ट है और उस मेथड या स्ट्रेटजी में क्या फर्क है, ये हम आज की पॉडकास्ट में जानेंगे। और आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या चीज है और कितनी को वैलिड और इनवैलिड है। आज की पॉडकास्ट है वो ऐसे ही एक गेस्ट के साथ हो रही है जो इस मार्केट में बहुत डीप गया, इवन इतना डीप चला गया कि डिप्रेशन का मरीज बन गया, बाद में मेडिकेशन और एक लंबे ब्रेक के बाद मार्केट में वापस आना पॉसिबल हुआ। सो ये सब कुछ हमारी लर्निंग के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ-साथ आज की इस डिस्कशन में आपको कुछ फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, मार्केट की कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज़ भी पता चलेंगी, जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी। अगर आज की ये पॉडकास्ट आप पूरी देखते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हेडफ़ोन लगा के देखिएगा और गौर से हमारे आज की गेस्ट की बातें सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट। माय नेम इज़ रिहिल नवाज़। तो आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हफीज़ भाई। अब्दुल हफीज़ भाई के बारे में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि जो मार्केट के मेरे नज़र में बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत ज़्यादा ओल्ड, आप समझ लें, मेंटर हैं इस इंडस्ट्री के, अज़हर सलीम साहब, जिनकी लास्ट वीक आपने पॉडकास्ट भी वॉच की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई एलीट वेव का एक्सपर्ट है, तो ये है अब्दुल हफीज़ भाई। तो आई एम वेरी शॉक्ड कि एक ऐसा क्लेम कि इतना एक्सपर्ट, तो मैंने कहा क्यों ना अपने यूज़र्स तक इनकी कहानी पहुँचाई जाए। तो अब्दुल अज़ीज़ भाई, चंद सेकंड्स में अपना, कोई भी अगर बंदा आपको नहीं जानता, तो आप अपना इंट्रोडक्शन क्या उसको देंगे? थोड़े अल्फाज में उसको सारा कुछ समझ आ जाए। मेरा नाम अब्दुल हफ़ीज़ है और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। 2010-11 से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट की थी हुँ, हुँ। और फिर 2016 में मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जॉइन की थी। तो ये तकरीबन डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रिप्टो भी 2018 के बाद क्रिप्टो में भी इन्वॉल्व रहा। तो तकरीबन तीनों मार्केट्स को मैं पिछले कोई फॉरेक्स को 15 साल से और क्रिप्टो और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। हुँ, सही है, सही। और आपकी एक्सपर्टीज़, जिस तरह मैंने कहा एलीट वेव, तो किन-किन मेथड्स पे आपकी एक्सपर्टीज़ है? देखिए, मैं शुरू से ही एक ही मेथड पे काम करता रहा हूँ, एलियट वेव प्रिंसिपल पे। होता ये था कि जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो एक ब्रोकर होता था इंस्टाफॉरेक्स। हुँ, इंस्टाफॉरेक्स में डिफरेंट एनालिस्ट अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते थे। उसमें एक एनालिस्ट था टॉरबन बेलस्टेड। हुँ, तो वो एलियट वेव के एनालिसिस देता था, तो मैं उसका फॉलोअर था। उसको फॉलो करते-करते मुझ में एलियट वेव का इंटरेस्ट आया। लेकिन वो जो मुझे सिग्नल देता था या जो वो सजेशन देता था उसके स्टॉप लॉस हिट होते थे।
तो मुझे लगता था कहीं कमी है, तो मैंने फिर इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद मैं फिर इस काबिल हुआ कि मैं एक अच्छी ट्रेड कर सकूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ इससे। हुँ। इसके अलावा एडवांस्ड वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसमें भी मैं तकरीबन 11-12 साल से काम कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें जो है ना, कोई भी अगर बंदा क्लेम करे ना कि मैं इतने अरसे से मार्केट में हूँ और वो इंस्टा का नाम ना ले, तो समझ ले वो बंदा झूठ बोल रहा है। इंस्टा फॉरेक्स वन ऑफ द पायनियर ब्रोकर इन यू नो इन दिस इंडस्ट्री, और स्पेशली उस एरा में जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की, उस एरा में वो पायनियर था। और आजकल के जो ये छोटे-छोटे ब्रोकर हरकतें कर रहे होते हैं, सेमिनार करवाना, वेबिनार करवाना, एनालिस्ट हायर करना, एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका अलग था, और उनका अकाउंट ओपन करना बड़ा मुश्किल था, और बड़ी मुश्किल से वो वेरीफाई होता था उनका अकाउंट। और फिर ये एक ऐसा तरीका है जिससे जान सकते हैं कि बंदा वाकई पुराना है या ऐसे ही फेंक रहा है। तो ये तो भाई इन्होंने पहले ही आके छक्का मार दिया। बोनस अकाउंट्स। हाँ, बोनस अकाउंट्स, वो उनका एक ब्लॉग था स्पेशल, वहां पे जाके लिखते थे हम, उसके क्रेडिट्स मैं मिलते थे। मॉडरेटर था। उसका मॉडरेटर थे आप? यानी कि इतना आगे चले गए थे आप उसमें भी। तो वो कैसे काम करता था और अभी तक कर रहा है या छूट गया वो? नहीं, आप छोड़ दी, उधर अब ही छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बोनस अकाउंट बनाया था। हाँ, उसके बाद उसको डिपॉज़िट किया, हाँ, 200-300 डॉलर बना लिए थे, उसको हाँ। डिपॉज़िट किया, ट्रेड की, मुझे फिर विथड्रॉल नहीं मिला। और वो मॉडरेटर को भी विथड्रॉ नहीं मिला। हाँ, विथड्रॉल नहीं मिला तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये काम तो प्रॉफ़िटेबल नहीं है और हाँ, मेरी जितनी एनर्जी थी उस पोस्टिंग में और वो सारा कुछ वो सारी वेस्ट हो गई हाँ, और वो जो सारा टाइम था उसकी वज़ह से मुझे घर से प्रेशर काफ़ी फ़ील हुआ कि वो टाइम मैंने ज़ाया किया है। हुँ, लेकिन मुझे फ़ॉरेक्स का ये बिल्कुल पता चल गया था एबीसी कि हुँ। फ़ॉरेक्स होती क्या है, इसको कैसे करना है। फ़ॉरेक्स की लर्निंग हो गई ना बिल्कुल उससे। ज़बरदस्त। और क्या खूबसूरत वो मेथड था कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड पोस्टिंग करो, कमेंट के रिप्लाई करो, लर्निंग करो, ठीक है? जी, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप डिपॉजिट करो, फिर उससे ट्रेडिंग करो। तो मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है, जी, जी। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट था कि उधर से पैसा कमाओ, वही ट्रेडिंग में लगाओ। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, चाहे वो स्कैम था या जो भी था, वो उसपे स्कैम नहीं था उन्होंने डिबेट हो सकती है। हाँ, उन्होंने बीच में कोई ऐसा रूल बताया था जो मैंने को वायलेट किया, मुझे समझ नहीं आई, हुँ, जिस वज़ह से वो मेरा आगे प्रोसीड नहीं हो सका। तो मैंने कहा मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, 3 मंथ्स के बाद मुझे वो 200 विथड्रॉल मिला था। बहुत पुरानी बात है, मुझे प्रॉपर आई नो, याद आई भी नो। नहीं। तो फिर मैं डिसहर्ट हो गया था, मैंने फिर उधर से उसको छोड़ दिया था। हुँ, फिर मैं हॉट फॉरेक्स के पास आया था अच्छा। कि मैं रियल ट्रेडिंग करूँ क्योंकि मुझे रियल का पता चल गया था कि एमटी5, एमटी4 क्या होता है। हुँ। वहाँ से मैं जब बोनस अकाउंट से जब निकला तो मैं एमटी5 पे गया। वहाँ से मुझे चला ट्रेडिंग तो ये चीज़ है, मैं तो पता नहीं वो टाइपिंग ही करता रहा हूँ। तो फिर ट्रेडिंग जब स्टार्ट की तो वहाँ से पता चला कि ये तो और भी ब्रोकर्स होते हैं। हाँ, वहाँ से मैंने कहा कोई इस्लामिक वाला स्वैप फ्री कौन दे रहा है? हुँ। स्वैप फ्री में हॉट फॉरेक्स था तो मैंने हॉट फॉरेक्स से स्टार्ट किया था सही है, सही, और सही। वो $1000 का अकाउंट था। हुँ। पहले मैंने 200 उड़ाया मतलब 1000 में से 200 मैंने डिपॉज़िट किया अपने पैसे? $1000 डिपॉज़िट किया, 200 मुझे लॉस हुआ। फिर हुँ, मैंने $800 किसी को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे दिया था। हुँ। उसने तकरीबन 10 दिन में वो ब्लॉक कर दिया था। वाह, वाह, वाह! तो आप यानी कि ये हर ट्रेडर्स की स्टोरी है, जो भी आज का सक्सेस, काम कोई भी नहीं छोड़ा। मतलब पैसे भी किसी को दे के देख लिए। हाँ? हाँ, एक बांग्लादेश का था, हुँ, उस टाइम बांग्लादेश के टॉप ऊपर थे, जो इस काम में नंबर 1 थे अकाउंट मैनेजमेंट में, रोबोट ट्रेडिंग में। हुँ, तो मैं एक बंदे से इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा ये मुझसे तो $200 ज़ाया हो गया, तो $800 तो घर से मैंने लोन लिया था। हुँ। तो वो फिर तकरीबन एक न्यूज़ आई, उसने एक बड़ी-सी लॉट ली कि कुछ मेरा बन जाए, कुछ इसका बन जाए, तो अकाउंट ज़ीरो हो गया। ये तो हो गई बड़ी इंटरेस्टेड सी पुरानी सी बातें, क्योंकि मैं भी उसी दौर का बंदा हूँ, और मुझे कोई ऐसा उस दौर का बंदा मिल जाए तो पुरानी यादों में चला जाता है बंदा। लेकिन थोड़ा-सा वापस आते हैं, क्योंकि आज का दौर बड़ा तेज़ दौर है, एआई आ चुका है, उसके ऊपर भी हम आएँगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस टाइम मार्केट में ना एक नॉस्टैल्जिया सा छाया हुआ है। वो क्या हुआ आया हुआ है कि हर एक दौर आता है किसी न किसी स्ट्रैटेजी का। अब मुझे याद है कि जब साजिद गौरी भाई नए-नए पाकिस्तान में आए ना, तो उन्होंने भी अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया। सबसे पहले तो वो मेरे ग्रुप में होते थे, फ़ॉरेक्स उस्ताद में। फिर उन्होंने अपना भी एक वीएसए का ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने वीएसए सिखाना शुरू किया ना, तो एक पाकिस्तान पूरे में एक है ना, वीएसए की लहर दौड़ पई। तो आई एम श्योर आपने भी उधर से वीएसए सीखा है या कहीं और से सीखा है? मैंने सेल्फ लर्निंग की, मैं उससे पहले वॉल्यूम पे काम कर रहा था, आप उससे लेकिन पहले ही वाले, वॉल्यूम पे लेकिन काम बूम आया उसके बाद ना? हाँ, लेकिन मैं एलियट के साथ उसको मिला के उसकी डाइवर्जेंस और वॉल्यूम स्पाइक्स को यूज़ करता था, ओके, ठीक है? तो लेकिन वो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उससे पहले एलीट वेव कर रहे थे, हुँ, बाद में आपने वीएसए स्टार्ट किया, सीखा मैंने बीएसए किसी से भी नहीं, वीएसए कहीं से नहीं सीखा, सेल्फ और लर्निंग, एलीट वेव एलियट वे भी किसी से नहीं सीखी, सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग की। और आजकल जो नॉस्टैल्जिया या फिर जो
वायरल चीज़ चल रही है, वो है एसएमसी या आईसीटी। तो हर दौर में एक चीज़ रहती है ना, तो सही, एलीट वेव तो बहुत पुराना है। मतलब जितने पुरानी आप बात कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा पुराना होगा एलीट वेव बिल्कुल। मेथड। तो क्या वजह है? मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि इनमें से बेस्ट कौन-सी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि आप आज तक एलीट वेव पे काम कर रहे हैं? देखें, जब भी आप किसी मेथड को लेते हैं, तो वो चार्ट का एक लेटेस्ट चंक लेके आपको बताता है कि ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हुँ, और यहाँ से मेरी ये ट्रेड एस्टेब्लिश होती है। हुँ। वो पिछली हिस्ट्री मतलब हटा देता है। वो एक लेटेस्ट चार्ट का जो एक सिनेरियो है, उसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग बेस यानी करता कि है। लिमिटेड चार्ट का डाटा वो लेता है, वो लेता प्रीवियस है, नहीं हिस्ट्री लेकिन नहीं वो लेता। पूरी हिस्ट्री को छोड़ देता है। मेरे एग्री। पास कोई ऐसा मेथड हो जो पूरी हिस्ट्री को उठा के मेरे करंट डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाले, ओह हो, हो! ठीक है? तो एलियट वेव वो वाहिद मेथड है जो कि प्रीवियस पूरी हिस्ट्री को मिला के आपकी एक 50 पिप की ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कि ओह आपकी माय एक गॉड! 50 पिप का जो टीपी है, उसका बेस पिछली पूरी हिस्ट्री होती है, जिसका फीडबैक लेके आप एक ट्रेड के ऊपर आते हो। तो ओह वो माय गॉड! कितनी मैच्योर होगी और उसको कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, ना प्लेयर उसके अगेंस्ट आ सकता है। फ़र्ज़ करें अगर इतनी मैच्योर हिस्ट्री के बाद आपका एक पॉइंट बनता है सिग्नल, हुँ, तो कोई प्लेयर आपके अगेंस्ट बाय भी कर दे और आपकी सेल बन रही है, तो सेल जाएगी, बाय नहीं जाएगी। चलो इस टॉपिक में भी आते हैं, इसकी डेप्थ में भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जो जिसका लोग वेट कर रहे हैं, व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू यू? एलीट वेव, वीएसए और एसएमसी और आईसीटी? देखिए बेस्ट मेथड वही है जो जिससे कमा रहा है वो उसके हाय, लिए हाय, हाय! बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें कि बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं, उनकी एक रिसर्च टीम होती है। हुँ, वो कहते हैं हमने इस स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर अटैक करना है, हुँ, पैसे कमाने के लिए मैनिपुलेशन कह लें उसे आप अपॉर्च्युनिटी कह लें, हुँ, उन्होंने अटैक करना है। वो फिर कहते हैं कि मार्केट हमें इजाज़त देती है इस अटैक की। हुँ, मैं अगर इस मार्केट में एक बड़ा बाय ऑर्डर उतार रहा हूँ, तो मार्केट मुझे इजाज़त देती है। अब वो चीज़ देखने के लिए वो ऑर्डर्स देखेंगे, ऑर्डर्स का स्टेटस क्या है? हुँ, ऑर्डर्स तो पेंडिंग लगे हुए हैं। हुँ, उनको कौन बताएगा कि अननोन बंदा मार्केट में किस टाइम एंट्री लेगा हुँ, और वो उनके सारी गेम को उलट-पुलट कर देगा। तो हुँ, उनके पास एक रिसर्च एनालिस्ट होता है टेक्निकल का जिसमें नंबर 1 एलियट वेव का होता है। वो उनको बताता है कि मार्केट क्या चाहती है। एलियट हुँ, वेव आपको मार्केट का नैरेटिव देती है। जब आप कहते हैं ना मार्केट इज़ द अल्टीमेट बॉस और बाकी ये सारे साइड पे हैं, हुँ, ट्वीट्स हो गई, प्लेयर्स हो गए, हुँ, तो वो ये क्या समझते हैं कि हमने अगर कोई गेम डालनी है, कोई कहीं अटैक करना है, तो आया ये मार्केट हमें उस चीज़ की इजाज़त भी दे रही है? तो हुँ, वो अपने उस एनालिस्ट से पूछते हैं, एलियट वेव एक्सपर्ट से और वो 30-40 इयर्स एक्सपीरियंस एलियट वेव एक्सपर्ट होता है। हुँ, वो उनको बताता है कि हाँ, इतना आपके पास गुंजाइश है, आप हुँ, इतना इसमें गेम डाल सकते हो। उसके हुँ, बाद वो जाके लार्जर प्ले करते हैं। हुँ, ये कुछ ग्रुप्स ऐसा करते हैं, बड़े ग्रुप्स। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ कि एलियट वेव वो लोग एलियट वेव यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं कि प्लेयर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। हुँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय हिस्ट्री मैंने अभी 10-15 साल हो गए हैं इस मार्केट में, 16 साल हो गए हैं। लोग आते हैं, लीड वेव सीखते हैं और फिर वो ना 1-2 साल बाद या 6 महीने मगजमारी करने के बाद तो वो छोड़ देते हैं। सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू एलीट वेव है क्या? आपने कितना अरसा इसके ऊपर लगाया? इसको सीखने में कितना अरसा लगाया? और कैसे इसमें अब आप समझते हो कि आप कामयाब ट्रेडर हो या नहीं? तो एलीट वेव बेसिकली है क्या आपकी नज़र में? देखें एलियट वेव को मैं समझाता हूँ, हुँ, बड़े आसान अल्फाज़ में। हुँ, ह्यूमन बीइंग्स जब एज़ ए कलेक्टिव एक्ट करते हैं कहीं भी, तो हुँ, उनका एक प्रेडिक्टेबल मैनर होता है। इंसान हम एक स्पीशी हैं, हाँ, तो हम जब कहीं भी कलेक्टिवली एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो हमारे बिहेवियर में एक सिमिलैरिटी आती है। हुँ, इसी तरह इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर ग्रुप होता है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं। हुँ, जब ये कलेक्टिवली मार्केट के अंदर बाय और सेल का बटन दबा रहे हैं, तो अपना जो है साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल इनपुट दे रहे हैं मार्केट को। हुँ, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में आप देखें मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, किस चीज़ से बने हैं? हुँ, इनका बेसिक पॉइंट क्या है? 0 और 1 से। ऐसे 0 और बने 1 से पूरी डिजिटल वर्ल्ड खड़ी है। और पूरा एआई भी अब जो नया मॉडल आ रहा है वो भी 0 और 1 से। सब कुछ 0-1 से खड़ा है, ठीक है? तो 0-1 से आपने कोडिंग की ए, बी, सी, ज़ेड तक, 0-1 से आपने कोडिंग की, नंबरिंग की, हुँ, 0-1 से आपने सारी लैंग्वेजेज़ की कोडिंग की और सारा कुछ खड़ा है डिजिटल वर्ल्ड। इसी हुँ, तरह ये जो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टर है, ये अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने-अपने इंटेलेक्चुअल माइंडसेट से हुँ, जो डिसीजन लेता है, अल्टीमेटली उसने दबाना तो बाय सेल बटन है।
या ये 2 बाय सेल बटन उस इंटेलेक्चुअल इनपुट से मार्केट के अंदर इंजेक्ट होते हैं। वाओ! उस इंजेक्शन से तमाम लोग जब ये बाय सेल बटन दबा रहे हैं, तो हर बंदा अपनी साइकोलॉजिकल इनपुट इस मार्केट को दे रहा है। एग्री। मार्केट इस सारी साइकोलॉजिकल इनपुट को एवरेज करती है, वो कहती है इसका पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ये है। हुँ, तो एलियट वेव क्या है, जब ये सारी साइकोलॉजिकल इनपुट मार्केट लेती है डिफरेंट ट्रेडर्स से, तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे मार्केट के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। तो जो इंसान की नेचर है कि वो जब इकट्ठा एक्ट करता है किसी चीज़ पे, तो इसका वो एक सर्टेन पैटर्न के अंदर आता है। वो हुँ। पैटर्न स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर एलियट वेव की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है, ओके, मार्केट्स के तो अंदर। ये जो एलीट वेव है, जिस तरह के हमें पता कहा जाता है कि ये जो वीएसए है, ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं बना, ठीक है? हुँ। तो क्या एलीट वेव एक ही टाइम पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक और हर किस्म के इंडेसिस पे अप्लाई हो सकता है? देखें, एलियट वेव क्या है, डिफरेंट मार्केट कहते हैं, हम कहते हैं जी मार्केट का नैरेटिव क्या है? तो मार्केट का नैरेटिव दुनिया के तमाम ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल माइंडसेट एवरेज करता है, हुँ, ठीक है? तो ये मार्केट का विज़डम कहते हैं इसको। हुँ, तो एलियट वेव क्या करती है कि वो सारा जो ह्यूमन नेचर है उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म देती है। हाँ, तो मैं एलियट वेव का शॉर्ट आपको डेफिनिशन बताने लगा हूँ। ये सिस्टमैटिक साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर है, हाँ। ठीक है? तो ये ही मार्केट एक्चुअल मार्केट है और यही मार्केट का रियल इंजन। आपने देखा होगा ये फ्यूल है, वॉल्यूम फ्यूल है, एलियट वेव मार्केट का रियल इंजन है। इतना इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हुँ, कहते हैं जी प्लेयर्स मार्केट को चलाते हैं, या प्लेयर्स मार्केट का एक लीडिंग वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है। हुँ, वॉल्यूम डालने के लिए एक्शन करना पड़ेगा, ज़ाहिर है। बाय और सेल। या एक्शन से पेंडिंग ऑर्डर वगैरह एक्शन से पहले क्या होता है? इंटेंशन, माइंड बनाना पड़ेगा। माइंड बनाना पड़ेगा। एलियट वेव इंटेंशन पकड़ती है। आप इंटेंशन पहले या ये एक्शन पहले, ये आप फैसला कर लें। हाउ? मतलब कि वो कैसे पता है एलीट वेव को कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि आने वाले दिनों में मैं बाय करने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ? आप नहीं, हाँ, मार्केट। या मार्केट एक कलेक्टिव साइकोलॉजी को इनपुट लेके, कलेक्टिव भी मेरे जैसे लोगों से मिलके ही बनता है ना। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को कलेक्टिव लेके यस। जब लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसके उनके इमोशन पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म, अच्छा है तो अच्छा है, ग्रीड आ जाती है, हाँ, बुरा है तो पैनिक। तो या ये जो इमोशन है, ये मार्केट के अंदर प्ले होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। वो हुँ, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो रिपीट होते रहते हैं साइक्लिकल फॉर्म के अंदर। हुँ। उन स्ट्रक्चर को अलाइन करके एलियट वेव एक सेंस बताती है कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ओह माय उस गॉड! डायरेक्शन की तरफ मार्केट के अंदर मार्केट ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं। तो प्लेयर क्या करता है, वो कहता है मैंने गेम डालनी है, हाँ, मैं अब यहाँ से बाय करूँगा। उसको पेंडिंग ऑर्डर्स का पता है, उसको मार्केट ऑर्डर का नहीं पता कि अननोन बंदा आके इंटरवीन करेगा। वो हुँ, अननोन बंदा क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियरल्स ह्यूमन बिहेवियर जो मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो प्ले होना शुरू हो जाता है। हुँ, तो कुछ लोगों को एक ड्राइविंग फोर्स आ जाती है, इंटेलेक्चुअल माइंड, इमोशन आपके अलाइन हो जाते हैं पूरी दुनिया के सर्टेन जगह पे, वो जाके प्ले होना शुरू हो जाते हैं। हुँ। ठीक है? तो अब रिटेलर के भी इमोशन अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो वो भी एक प्लेयर के लिए मुसीबत बन जाती है। तो वो जो मार्केट ऑर्डर है, वो मार्केट को फिर आगे ले जाता है, ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। तो हुँ, वो मार्केट का एक्चुअली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है एज़ पर द साइकोलॉजिकल हुँ, ओरिएंटेशन। ये हम हुँ, मार्केट एलियट वेव क्या है, बेसिकली मार्केट की साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन बताती है। मार्केट का भाव किस तरफ है। हुँ। बड़ी बड़ी इंटरेस्टेड सी चीज़ इनकी कुछ समझ आई, कुछ नहीं समझ आई। लेकिन मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपको कितना टाइम लगा सीखने में और मेरे यूज़र्स को, हुँ। जो आपकी बातें सुन के बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है, सीखने में कितना टाइम लगेगा और क्या सही तरीका है इसको सीखने का? बिकॉज़ यू आर अ सेल्फ लर्नर, ठीक है? ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग में हो सकता है आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया हो, बट टुडे इज़ द एरा ऑफ एआई, तो मेरे ख्याल से कम टाइम लगना चाहिए। व्हाट डू सही। यू थिंक? देखें, एलियट वेव बाकी मेथड से मुश्किल है। वो तो इसको है। हाँ, इसको आप सीख तो सकते हैं 3 महीने में। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ स्टडी पे जाएँगे, तो आपको 2-3 साल लग जाएँगे, मुझे 5 साल लगे थे। 5 साल मैं सीख तो 1 साल में गया था, हुँ, लेकिन मैं एनालिस्ट अच्छा था, ट्रेडिंग मुझसे नहीं हो रही थी। अकाउंट आगे जाता था, पीछे आता था, आगे जाता था, पीछे आता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो एलियट वेव आती है। हुँ। लेकिन मुझे 5 साल लगे इस एलियट वेव को समझने में कि इससे मैंने ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो बिकॉज़ ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मुझे फिर अब मैं अगर किसी को बताऊँ, तो मैं उसको वो 5 साल 2 महीने में चेंज कर सकता हूँ। तो हुँ, एलियट वेव को अगर कोई बंदा अच्छा मेंटर है, तो आपको 1-2 मंथ में एलियट वेव सिखा सकता है, लेकिन सिखाने के बाद आपको छोड़ देगा तब भी कुछ नहीं होना। 3 मंथ आपको चलाएगा कि मार्केट में अप्लाई करके दिखाएगा। हुँ, तब जाके आपको 3 से 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और एक बार आपको एलियट वेव आ गई,
तो आपने किसी और मेथड को चूज़ ही नहीं करना। हुँ, एलियट वेव में जो एलियट वेव को एक दफ़ा जॉइन कर ले उस मेथड को, वो उसको छोड़ नहीं सकता। हुँ। बाकी मेथड्स छोड़ सकता है, एलियट वेव में जो बंदा एक बार आता है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता। तो आपने क्यों फिर इसके अंदर प्राइस सेक्शन को या फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को इंडेक्ट किया? मैंने इसलिए किया, मैंने कहा कि जब मार्केट का वर्ज़न मुझे पता चल रहा है, तो वर्ज़न एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? हुँ। एक्शन तो वॉल्यूम बताएगा। अगर वर्ज़न ही बुलिश है और एक्शन भी बुलिश है तो मुझे डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो क्या वॉल्यूम रियल है इसमें? फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब आपका स्टॉक मार्केट का भी एक पहलू है, उसके ऊपर हम बाद में आएँगे। हुँ, हुँ। मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स में तो टिक वॉल्यूम यूज़ होता है जो कि यस। प्रॉक्सी है आपकी रियल वॉल्यूम की, हुँ, ठीक है? तो अगर आप गोल्ड में हैं तो गोल्ड के फ्यूचर के चार्ट में देखें, फ्यूचर्स के चार्ट में देखें तो आपको समहाउ वॉल्यूम का आइडिया हो जाता है, लेकिन टिक वॉल्यूम है वो बेसिकली प्रॉक्सी है रियल वॉल्यूम की। हुँ, क्योंकि रियल वॉल्यूम क्या है, वो मार्केट के अंदर जब इनपुट होता है तो उससे प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। हुँ, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से प्राइस चेंज वो जो टिक वॉल्यूम है उसके ऊपर स्पाइक आ जाता है। तो बेसिकली टिक वॉल्यूम अपने रियल वॉल्यूम की प्रॉक्सी है। तो हम हुँ, टिक वॉल्यूम से आइडिया लगा लेते हैं कि बेसिकली इस जगह एक्टिविटी हो रही है हुँ, और फिर देखा जाता है कि वो जगह इस काबिल है कि जहाँ प्लेयर्स की गेम चल सकती है, हुँ, उधर हम उसको प्ले आउट कर लेते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप एक मेथड पे काम करें। होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि एलियट वेव कहेगी बाय है और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीएसए कहेगा सेल है। हुँ, तो आपका ल फाइट हो जाएगी। आपने किसी एक को चूज़ करना है, मैं एलियट वेव को चूज़ करता हूँ। हुँ, एलियट वेव मार्केट का वर्ज़न है, मुझे प्लेयर का वर्ज़न नहीं चाहिए। हुँ, प्लेयर एक सेपरेट एंटिटी है, हुँ, मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मार्केट खुद अपने आप को कंट्रोल करती है। तो हुँ। मैं पहले एलियट वेव को चूज़ करता हूँ क्योंकि एलियट वेव मुझे मार्केट का इंटेंशन बताती है। तो आजकल जो यूज़ हो रहा है वीएसए, आईसीटी उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? देखिए, मैं हर मेथड की रिस्पेक्ट करता हूँ, हुँ, ठीक है? लेकिन किसी मेथड से किसी को प्रॉफ़िट हो रहा है तो उसी पे स्टिक रहे। हुँ। ठीक है, लेकिन मेरे लिए एलियट वेव एडवांस्ड मेथड है, सुपीरियर मेथड है और मार्केट को आप वहाँ से पकड़ते हैं जहाँ से कोई नहीं पकड़ रहा। गाइज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ अपनी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कोई भी ओल्ड ट्रेडर आके कहे कि मैं पुराना ट्रेडर हूँ और वो इंस्टा का नाम ना ले, हो सकता है। लेकिन जो अच्छा मेंटर है या जो अच्छी जिसको वाक़ई में स्ट्रैटेजी आती है, मेरी नज़र में वो हर स्ट्रैटेजी की रिस्पेक्ट करेगा जिस तरह अब्दुल हफीज़ भाई ने बताया। और वो कभी भी किसी स्ट्रैटेजी को बुरा नहीं कहेगा और सबसे बेस्ट चीज़ इनकी बातों से लगी है कि यार जिससे आपको प्रॉफ़िट हो रहा है उस मेथड को ना छोड़ें, दोबारा। अगर उस मेथड को छोड़ोगे तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। जी, जी। ठीक है? तो आप वीएसए कर रहे हो, यू आर गुड टू गो, आप एलीट वेव, आईसीटी कर रहे हो, एसएमसी कर रहे हो, जस्ट कीप इट और उसके ऊपर आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह आज हमने अब्दुल हफीज़ भाई को बुलाया कि भाई इनसे अच्छा एलीट वेव में अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? आज हम ये उसको डायग्नोज़ कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो अच्छा मुझे ये बताएँ अब्दुल हफीज़ भाई कि क्या एक्यूरेसी क्या है आपकी? सर, एक्यूरेसी एक फ्रॉड का नाम है। एक्यूरेसी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ना 100% एग्ज़िस्ट करती है, ना 95% ना 90%। एक्यूरेसी आपकी 55 से 70% होती है ओह और माय गॉड! एवरेज एक्यूरेसी 65% होती है, ठीक है? एक्यूरेसी के जितने भी नए लोग आते हैं, उनका नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है मैंने एक्यूरेसी के पीछे भागना है। एक चीज़ है ही नहीं तो किधर जाएँगे? हुँ, आखिर में कुछ है ही नहीं। एक्यूरेसी आपकी 65% है। आपने इसी के अंदर ऑपरेट रहना है। आपने सारे प्लान 65% एक्यूरेसी के ऊपर बनाने हैं। हुँ, 55 नेगेटिव साइड पे और बहुत ऑप्टिमिस्टिक या विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो 70%। 75 नो वे, 80 नो वे, 90 नो वे, 100% तो हो ही नहीं सकता। होली ग्रेल एक्सिस्ट ही नहीं करती। हुँ। आपकी क्या है एक्यूरेसी? सर, हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है सीज़न बाय सीज़न मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। मार्केट ट्रेंड में तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। हुँ, लेकिन मार्केट अगर रेंज में है, तो थोड़ा-सा एक्यूरेसी ड्रॉप होती है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर भी विदिन मतलब जिस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी या रियलिस्टिकली तो हम प्ले कर जाते हैं। हुँ, मार्केट के मूव्स के अकॉर्डिंग रेंज में है तो क्या करना है और ट्रेंड में है तो क्या करना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको आपके अपने मेथड का मास्टर होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बड़ा हुँ। अच्छा तो अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं जान सकते हम या आपको वो फ्लक्चुएट करती रहती है तो एक जो आम बिहेवियर है या कंज्यूमर की एक साइकोलॉजी है तो उसको सैटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हमारे अपने अकाउंट की कोई हिस्ट्री होती है बड़ी लंबी-चौड़ी या फिर उसका इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है या फिर एक बंदे की लेजिस्लेशन होती है कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर। हुँ, बहुत लंबी-चौड़ी फैन फॉलोइंग होती है, लोग कॉपी करते हैं या माय एफएक्स बुक के ऊपर हिस्ट्री होती है या फिर किसी ब्रोकर के ऊपर उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो हाउ वी कैन ट्रैक योर
अगर हम ये इसको क्लेम को कर लें कि यार ये आप वाक़ई एलीट वेव में आपकी 60% भी है, 50% भी है, इवन वेरी ब्यूटीफुल, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। एक्चुअली में कुछ है तो सही ना। सो हाउ यू बिल्ड एनीथिंग, कोई चीज़ है आपके पास जो हम देख सकें कि ये देखें ये एक्यूरेसी पिछले 4 साल से या 3 साल से? देखें, एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें, प्रॉफिट मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, एग्री। ठीक है? एक्यूरेसी के पीछे मैं बहुत भागता रहा हूँ। हुँ, मैंने पहले 5 साल एक्यूरेसी के पीछे भागा हूँ हाँ, और उसके लिए मेरे ज़हन में था कि मैं डिफरेंट मेथड्स को सीखूँ। हुँ, हुआ क्या कि मैं जितनी चीज़ें नहीं सीखता गया, मैं नीचे ही जाता गया। हुँ, नॉलेज ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि ये जगह यहाँ बहुत सी कन्फर्मेशंस हैं। हुँ, यहाँ वीए भी सेल कह रहा है, हुँ, यहाँ एलियट वे भी सेल कह रही है, हुँ, यहाँ एसएमसी भी सेल कह रही है, हुँ, यहाँ आपकी आईसीटी भी सेल कह रही है, ऐसा ही है। फंडामेंटल्स भी सेल कह रहे हैं, यहाँ आपकी जो प्राइस एक्शन है वो भी सेल कह रही है। हुँ, इससे अच्छी कन्फर्मेशन हो सकती है? नहीं हो नहीं हो सकते। सकती। और भाई एक जगह अगर इतने स्कूल ऑफ थॉट सेल कर रहे हैं, हुँ, तो मार्केट कैसे नीचे जाएगी? नहीं जाएगी। टू मच कन्फर्मेशन ज़हर है मार्केट के लिए और हुँ, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, कन्फर्मेशनों से मार्केट में प्रॉफिट नहीं होते। हुँ, आपका अपना मेथड जो कि एक यूनिक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग अगर सेल है, तो हुँ, है। आपने कन्फर्मेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स का सहारा नहीं लेना। जितनी आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे कि मैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाऊँ और मैं अपनी कन्फर्मेशन को बढ़ाऊँ, वो आपको नीचे ही लेके जाएगा। और हुँ, जितना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करके आप अप्लाई करेंगे हुँ, कन्फर्मेशन के लिए, वो स्कूल ऑफ थॉट्स ऐड करता रहेगा। और हुँ, स्कूल ऑफ थॉट्स ऐड करेगा तो आप बेसिकली मार्केट के लिए एक चारा हो उस टाइम, हुँ, कि इतने ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट सेल्स सोच रहे हैं तो मार्केट कैसे जाएगी नीचे? हुँ, तो लोगों के लिए वो कन्फर्मेशन है, मेरे लिए वो ट्रैप है। तो हुँ, मैं अपनी मेथड में जो स्ट्रेटजी है, उस पे फ़ोकस रखता हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन ऐड करूँ। हुँ, रिगार्डिंग हिस्ट्री तो कुछ लोग शो कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी हिस्ट्री शो करवाने की, ना मेरा कोई कोर्स अवेलेबल है, ना मैं कोई कोर्स करवा रहा हूँ हुँ। और ना मैं कुछ मेरा कोई सिग्नल ग्रुप है और ना मैं कोई ऐसी कोई No, it's not like you are selling something. हुँ, It's like for the sake of the motivation. कि यार ये देखें, एक बंदे ने पिछले 5 सालों से ये अकाउंट चला के दिखाया है, हर महीने कंसिस्टेंटली, चलो 5,000 का ही सही विथड्रॉ आ रहा है। इसमें जो मेरा अगला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या फॉरेक्स को एज़ अ करियर हुँ, हुँ, चूज़ किया जा सकता है हुँ। या नहीं? और उसका मकसद ये था कि देखा जाए कि यार ये देखें ये तो पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक एज़ अ करियर फॉरेक्स को चूज़ किया जा सकता है? देखें, होता क्या है कि बंदा रोल के अंदर किधर काम कर रहा है। मैं अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के अंदर हूँ, मेरे पास 7-8 हज़ार क्लाइंट्स हैं हुँ, फिज़िकल, सबका पोर्टफोलियो मेरे पास है। उसमें से मोस्टली लोग कहते हैं आपने ही हमारे बिहाफ़ पे ट्रेड करनी है। हुँ, तो कुछ के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, कुछ के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, कुछ के लिए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो हम लोग प्ले आउट कर रहे होते हैं, 7-8 हज़ार क्लाइंट्स। उसके अलावा पर्सनल कैपेसिटी में मैं प्रॉप फर्म्स के साथ काफ़ी एसोसिएट किया हूँ। पहले मैंने माई फॉरेक्स फंड के साथ काम किया, इतना ज़्यादा उसमें मुझे प्रॉफ़िट नहीं हुआ। उसके ऊपर मैं आऊँगा, प्रॉप फर्म्स के हाँ, ऊपर लेकिन आऊँगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर आऊँगा। हाँ, मैं स्पेसिफिकली अभी फॉरेक्स की बात कर रहा हाँ, हूँ। फॉरेक्स में प्रॉप फर्म में मैं ज़्यादा ऑपरेट करता रहा हूँ, हुँ, पर्सनल अकाउंट की बजाय उसकी और क्या वजह है? पर्सनल अकाउंट वर्सेस प्रॉप फर्म? उसमें फ़ायदा ज़्यादा था। उस टाइम पे फ़ायदा ज़्यादा था। जैसे अब मैंने अगर फंडेड नेक्स्ट पे काम किया है और अगर आप अकाउंट को 80% ग्रो कर लेते हो, तो आप 1:80 का गेन रखते हो। हुँ, उसकी मैंने हिस्ट्री भी अब कुछ चैनल्स पे अपलोड की हुई है और वो हिस्ट्री लॉन्ग टर्म बन ही नहीं सकती। आपका अकाउंट तकरीबन 6-7 मंथ बाद बहुत करके भी ख़त्म हो जाता है। एक गैप के अंदर आपका अकाउंट साइड पे लग जाता है। हुँ, तो किसी प्रॉ फर्म की हिस्ट्री लॉन्ग टर्म बन ही नहीं सकती। एक ही तरीके से बन सकती है, आप उस पे रिस्क ही ना लो। 0.2% पर ट्रेड पे आप रिस्क लो तो फिर वो हिस्ट्री बनती जाएगी हुँ, और आपका 1 साल में द 10% का गेन होगा। तो मैंने तो डबल करना था 80% 90% की तरफ मैं तो पैसे कमाने के चक्करों में था बेसिकली। मुझे हुँ, ये इम्प्रेस नहीं करना लोगों को कि मेरी ये हिस्ट्री है और मैंने हुँ, मैंने बस 1 लाख डाला 20 निकाला, 1 लाख डाला 10 निकाला, 1 लाख डाला 30 निकाला। तो उसके लिए कुछ 2-3 अकाउंट मैंने अपनी हिस्ट्री दिखाई है, हुँ। लेकिन मैं हिस्ट्री शो नहीं करता। उसके मेरे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी मैंने कुछ हिस्ट्री शो शो की है तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो ये जाती है। ये हर एक बंदे की यही स्टोरी है। हर बंदा यही क्लेम करता है। अच्छा एनी हाउ, हुँ, मुझे ये बताएँ, अभी अभी तो आपकी बातों से ये परसेप्शन आ रहा है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट्स पे ट्रेडिंग छोड़ दें और प्रॉप फर्म्स की तरफ आ जाएँ। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो प्रॉप फर्म्स को टोटल स्कैम ही समझता हूँ और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज नहीं करता। इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, अब ना आएँ। इस टाइम प्रॉप फर्म आपको
कोई भी प्रॉपर मेरी नज़र में फंडेड नेक्स्ट हो सकता है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में 50,000 से ऊपर नहीं दे रही है। उन्होंने मेरे ऊपर जितने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मैं भी ट्रेड नहीं कर सकता। हुँ, तो अब प्रॉपर में अपना है, नहीं मिलेगा पे आउट, हुँ, नहीं मिलेगा पे आउट आपको। आप जितनी मर्ज़ी ट्रेडिंग कर लें, आखिर में आपको कोई ना कोई रूल डाल के आपको अब आप वापस चले जाएँ ब्रोकर अकाउंट्स में। हुँ। अब आप प्रॉपर पे ना आएँ। तो यानी कि आपने घाट-घाट का पानी पी लिया और अब हमें आप मना कर रहे हैं कि ना करें। अच्छी बात है, लोगों को एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें तो क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा रहती है अटैचमेंट ब्रोकर्स के साथ भी, इनसाइड रहता है मार्केट का, तो वी नो कि मार्केट में क्या चल रहा है और इतना आसान कर दिया है इस बिज़नेस को, इस स्कैम बिज़नेस को कि मतलब कि आज कोई भी बंदा चाहे तो अपनी पॉम-फॉर्म स्टार्ट कर सकता है। सही, बिल्कुल सही। तो मतलब जब इतनी चीज़ें ऐसी हो जाती तो ये मार्केट के लिए चीज़ें ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएँगी वो चीज़ें। देखें, प्रॉप फर्म का एक फ़ायदा है। प्रॉप फर्म का ये फ़ायदा है कि जब आपका अकाउंट होता है और वो 10% लॉस हो जाता है, ब्लो हो जाता है, हुँ, तो आपको इमोशनल हिट नहीं पड़ती। हुँ, आप कहते हो ठीक है यार, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, 10% लॉस हुआ है तो आपको अपने आप पे शक नहीं होता। जबकि ब्रोकर अकाउंट और एक बार आप जब लॉज़िंग लूज़िंग साइड पे जाते हो तो वो चले ही जाते हो। तो वो 10% पे आप लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, ब्रेक लगा देता है। हुँ। जबकि ब्रोकर अकाउंट पे आप उसी जगह ज़ीरो पे ही चले जाते हो सीधे। बट तो हुँ, द प्रॉब्लम इज़ कि जो बंदे तो रुक जाते हैं, वो तो हुँ। अच्छी बात है। वो तो आपकी बात ठीक हो गई कि उन लोगों ने रुक गए और वो लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है? नहीं, नया अकाउंट लेते हैं। वो फिर ज़ीरो पे प्रॉब्लम या हाँ, दैट नया दैट्स द लेकिन प्रॉब्लम इज़ उस दिस हुँ, कि वो नए अकाउंट लेते जाते हैं, लेते लेते जाते जाते हैं, लेते लेते जाते हैं और लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों में शिफ्ट हो गए। हुँ, कहते हैं मार्केट से करोड़ों कैसे कमाए जा सकते हैं? हुँ, कहता है यार करोड़पति होना बड़ा आसान है फॉरेक्स मार्केट में। कहता है उसकी क्या क्या कैसे कहता है उसके लिए पहले अरबपति होना पड़ेगा। सही। तो ये नीचे आने का ही एक स्टाइल है कि आप फॉरेक्स में मैं ये समझता हूँ मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, अगर आपकी जिस तरह आप एक वक़्त में स्ट्रगल कर रहे थे, एलीट वेव के साथ आती तो है, एनालिसिस तो अच्छे हैं, लेकिन वो ट्रेड में कैसे कन्वर्ट होगी, एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको नहीं आता तो वो आपके लिए स्ट्रैटेजी एक किस्म की बेकार है। हुँ, तो चाहे आप फॉरेक्स में करो, चाहे आप प्रॉप फर्म में करो, चाहे आप इन्वेस्टर से पैसा उठा लो, हुँ, चाहे आप कर्ज़ लेके करो, चाहे आप किसी और को सर्विस देना शुरू करो, एट द एंड ऑफ द डे होना आपको लॉस ही है। सही। तो प्रो फर्म में भी लोग करते क्या हैं, एक के बाद दूसरा अकाउंट, दूसरे के बाद तीसरा अकाउंट, तीसरे के बाद चौथा अकाउंट, वो रुकते नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप में स्किल है, तो हाँ। आप चौथे को पास कर लेते हो, हुँ। उसमें प्रॉफ़िट बना लेते हो, तो तो वो रिस्क रिवार्ड रेशो आपका आपका लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये है कि एक तो आपका इमोशनल डिसिप्लिन जो है ना, वो जहाँ डिज़ास्टर पे जा रहा था, वहाँ ब्रेक लग जाता है। हुँ। आपका ब्रोकर अकाउंट ज़ीरो हो, तो आप अपने मतलब शीशे में शक्ल नहीं देख सकते। लेकिन आपका प्रॉ फर्म का अकाउंट ज़ीरो हो, तो आप कहते हो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो लेट्स ट्राई हाँ, अगेन। इमोशनल हाँ, लेट्स ट्राई अगेन। तो आपका जो तीसरा, चौथा एक भी निकल आया, तो वो आपका अगर विथड्रॉल में चला गया, 5% आपने गेन कर लिया, तो आपकी सारी फीसेज़ रिकवर हो ये एक जाती स्कूल ऑफ थॉट का नाम है जिसकी एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं आप, हैं। तो जी, मैं लेकिन अब नहीं, अब प्रॉ फर्म में नहीं आना चाहिए, अब विथड्रॉल ही नहीं मिलते, तो वो क्या रिकवरी होगी? इस तरह के जो माइंडसेट के लोग आते हैं ना हमारे पास, जब हम उनके लिए ट्रेडिंग प्लान डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम पता क्या करते हैं? मान के चलो अगर उनके पास $1000 है ना, हुँ, हुँ। तो हम उनका $1000 एक अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करने का रिकमेंड करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है, ट्रिक ये है कि आप $1000 के 10 अकाउंट बना लो। सही। हर अकाउंट में $100 डाल लो हुँ, और कंडीशन ये है कि आपने एक वक़्त में सब में ट्रेड नहीं करनी, पहले एक में करनी है। अगर वो वॉश आउट हो जाता है या आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो आप एक उसी पे वॉश करो उसको, फिर अगले पे जाओ। तो इस तरह करने से क्या होगा कि 3 अकाउंट वॉश आउट करने के बाद अगर आपका चौथा भी 4-5% गेन दे जाता है आपको, डबल से भी ज़्यादा 4-5 400% 500% हो जाता है, तो आपको तीनों के लॉसेस भी रिकवर हो गए, प्लस आपको अर्निंग भी हो गई। बट ये भी कोई बड़ा लेजेंड रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ उनकी सेक ऑफ साइकोलॉजी सेट करने के लिए। सही। अरे हम इसको थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। मुझे ये बताएँ कि इसमें हम किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी जो एलीट वेव है, उसको ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी तो इसके तो स्टॉप लॉस ही बहुत-बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 ये कहना गलत नहीं है कि एलीट वेव ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बल्कि मेरे नज़दीक तो एलीट वेव जो मैंने समझा है, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए यूज़ होती है। स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट है और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन इन ट्रेडिंग हमें ब्रोकर कहते हैं कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग यू ट्रेडिंग फैसिलिटी। इंट्राडे ट्रेडिंग करो
और बस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होल्ड। तो आप किस तरीके से उसको ट्रेड में कन्वर्ट करते हो? स्टॉप लॉस इतने-इतने बड़े होते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हो? फिर इतना लंबा प्रॉफिट में बैठना, सब्र करना मतलब कि ये आम ट्रेडर्स की बस की तो बात नहीं है। देखिए, जब मैंने एलियट वेव स्टार्ट की थी, तो मैंने 5 साल इसी कशमकश में गुज़ारे हैं कि मैं एक अच्छा एनालिस्ट तो लोगों को लगता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग मेरी मुझे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। अकाउंट हुँ। ज़ीरो नहीं हो रहा, लेकिन अकाउंट बढ़ भी नहीं रहा। तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो मेरे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हुँ, हिस्ट्री बन रही है कि लेकिन है कुछ नहीं, हुँ, प्रॉफ़िट ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, हुँ, तो मैंने फिर बात की 1-2 अच्छे, जैसे मैंने टॉरबन का बताया, उनके हुँ, साथ मैं ईमेल पे अटैच था। हुँ, उनसे मैंने कोर्स नहीं किया। तो मैंने कहा यार ये इश्यू है, तो उन्होंने कहा नेवर गो बिलो 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवरली टाइम फ्रेम से नीचे ना जाना। ओह! तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगा तो स्टॉप लॉस भी बढ़े, हुँ, बड़ी साइकिल बड़ी मतलब थोड़ा-सा लंबे वर्जन पे ट्रेड, स्टॉप लॉस बढ़े, तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम है, तो मैं तो उसको नहीं कर पाऊँगा। हुँ, और उसके अपने भी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते थे, मतलब ज़्यादातर, लेकिन वो फिर भी जिस ट्रेड को पकड़ लेते थे उसका टारगेट बहुत बड़ा होता था कि स्टॉप लॉस सारे इवैपोरेट हो जाते थे और उनको मैसिव प्रॉफिट होता था। लेकिन उतना मेरे पास इमोशनल डिसिप्लिन नहीं था। हुँ, तो मैंने फिर इस पे रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च मैंने ऐसे की, कुछ बुक्स पढ़ी, हुँ, तो जब बुक्स पे गया तो सारी पेड। जितनी भी बुक्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सारी काम की नहीं है। आपकी जो एक्चुअल बुक्स हैं या तो आपको मिलती नहीं हैं या किसी लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं हुँ, या उसको ठीक-ठाक पे करना पड़ता है। तो वो मेरे पास इतनी पैसे भी नहीं थे कि मैं उन बुक्स को खरीदूँ और फिर उतना टाइम भी नहीं था कि मैं, तो मैंने दुनिया के तमाम जो एलियट वेव के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं अपीयर होते हैं। किसी वेबसाइट पे अपीयर होते हैं, किसी ब्लॉग पे अपीयर होते हैं, किसी इंटरव्यू पे अपीयर होते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे अपीयर होते हैं। सबकी इन्वेस्टिगेशन की, सबकी 2-3 साल, एक-एक किसी को नहीं छोड़ा। और वहाँ से करते उन सब के टॉप ढूँढे, उनमें से 3 टॉप के कौन से हैं, उन 3 टॉप की स्टडी कहाँ पड़ी हुई है। उन जो टॉप वर्ल्ड के 3 जो हैं ना, तो उनकी जहाँ स्टडी पड़ी हुई है, वो पेड वेबसाइट है या वो जो भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उनको मैंने लिया और उनको देखा कि वो कैसे मार्केट को डील करते हैं। वो उनको देखते, करते, एनालिसिस करते ना मेरे अंदर चीज़ें आना शुरू हो गई कि मैं मार्केट में एज़ ए एलियट वेव मार्केट को डील कर सकता हूँ। अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि ट्रेडिंग कैसे करूँ? इस पे मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस चीज़ में मेरी स्ट्रगल रही 1-2 साल। उसके बाद मैं इस चीज़ को अनलॉक कर सका कि मैं 1 मिनट या 1 सेकंड के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकता हूँ एलियट वेव के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस 5 से 10 पिप कभी हो सकता है, 2 पिप कभी हो सकता है। हाउ? क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो है, जो लॉन्गर, ये फ्रैक्टल इन नेचर है एलियट वेव। हुँ, फ्रैक्टल इन, जो चीज़ आपकी वीकली में हो रही है, वही 1 सेकंड में हो रही है। हुँ, लेकिन उसका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। 1 मिनट का चार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। हुँ, उसके लिए आपको टेक्निकल्स का जनरल होना पड़ता है। तो वो मैं जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने 1 मिनट और 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट को क्रैक कर लिया कि उससे मैं एलियट वेव से कुछ मॉडल्स मैंने ऐसे डिफाइन किए कि जिससे मैं एलियट वेव को 5 मिनट और 1 मिनट पे विद 10 पिप एसएल, विद 20 पिप एसएल, आजकल तो मुश्किल है गोल्ड में 10-20 पिप्स, आजकल तो 50 पिप 80 पिप का एसएल रखना पड़ता है। लेकिन उस टाइम यस। अप्रैल 2025 से पहले-पहले 30 पिप का मेरा एवरेज एसएल स्टॉप लॉस होता था हुँ, गोल्ड में। करेंसी पेयर पे मेरा एवरेज स्टॉप लॉस होता है 5 से 10 पिप्स। हुँ, जबकि एलियट वेव का आप दुनिया में किसी बंदे के पास चला जाएँ, वो एलियट वेव या तो ट्रेडिंग करता ही नहीं है 1 आवरली के अंदर, और जब हुँ, करता है तो उसके स्टॉप लॉस होते हैं 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स। टारगेट बेशक उसके 800 पिप्स हों। हुँ, हमें नहीं चाहिए वो ट्रेडिंग जो 2-2 हफ्ते हम होल्ड रखें। हमें आज शाम को जो हमें मिलता है सामने नज़र आए। यस, यस, ठीक है? दैट्स द एग्ज़ैक्ट और दूसरी पॉइंट। बात ये जो लॉन्ग ट्रेड्स होती हैं, ये जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। उससे आपका इमोशनल डिसिप्लिन साइड पे लग जाता है। एक चीज़, आपने एक ट्रेड ली, 300 पिप्स का स्टॉप लॉस है, वो 500 पिप्स टारगेट की तरफ चली गई। एलियट वेव कहती है वो 1200 पिप्स जाएगी, वापस आ गई ट्रेड। हुँ, वो आपका इमोशनल डिसिप्लिन जो है खत्म हो जाता है। तो हुँ, वो मेरे लिए वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा मैं ट्रेडर हूँ, मैं एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ। हुँ, और मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ कि 100 पिप के एसएल और 2 टू 300 पिप के एसएल अफ़ोर्ड कर सकूँ। हुँ, तो मैंने फिर 10 पिप करेंसी पेयर पे, 10 टू 15 पिप्स, हुँ। और गोल्ड पे 30 पिप मेरा एवरेज एसएल होता था। गाइज़ ये इनकी बातों से 2-3 चीज़ें तो हमें समझ आई। नंबर 1 कि ये जो मेथड इन्होंने क्रैक किया ये इन्होंने किया ये इनके लिए है, तो एलीट वेव फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म जो हमारा परसेप्शन है वो एक जनरल परसेप्शन
तो वही रहेगा, इनका अपना है तो वो एक चीज़ अलग है। दूसरी चीज़ ये भी समझ आई हमें इनकी बातों से कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने क्रैक करके ट्रेडिंग में इसको कन्वर्ट किया अपने लिए। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग को कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म एक ट्रेडिंग के लिए कर इसमें रहे एक होते हैं। चीज़ ऐड करूँ कि एलियट वेव से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं 100%। ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टूल है और इसकी एक्यूरेसी बाकी मेथड से अकॉर्डिंग टू यू वो तो हमें हाँ, समझ आ गया, हाँ, वो तो हमें समझ आ गया। वो ये है कि इसको ये ना लिया जाए कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इतनी नहीं है, ये बड़ी सिंपल है। हाँ, ये है कि इसको एक थ्योरी है, एक नॉलेज है, एक मेथड है, उसको अप्लाई करना पड़ता है जब मार्केट में, तो वो उसी तरह ही अप्लाई होता है, थोड़ा उसमें मार्केट में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स हैं, हुँ, वेव्स कहते हैं किसी मूव को। या थ्योरी में आइडियलिस्टिकली उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको जब हुँ, मार्केट में अप्लाई करना है, तो वो एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं, तो वो एक चैलेंज है। उसके लिए 2-3 मंथ आपको मेंटर के साथ देना पड़ेगा। वो आपको थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके दिखाए और फिर यही उसको तो बड़ा प्रॉब्लम हुँ, है हमारे पास, कोर्स करवाने वाले बड़े हैं, मेंटर नहीं है, हुँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सही। है। ख़ैर आई वांना जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बात की, अब मैं वेव थ्योरीज़ की तरफ जाना चाह रहा था, मैं वेव साइकोलॉजी की बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्लाइंट्स के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हम इसको अगले पार्ट के लिए रख देते हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि 95% लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। हुँ। सो कौन सी क्विक ऐसी 3-4 टिप्स हो सकती हैं जो हम उन 95% में ना आए अकॉर्डिंग टू यू? आपके ख़्याल में 95% ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है ट्रेड लेने का? ज़्यादातर इम्पल्स ट्रेड कर रहे होते हैं। नहीं, लैपटॉप खोलेंगे, लैपटॉप तो खोलते नहीं है ना, मेरे नज़दीक। मोबाइल या लैपटॉप जो भी मोबाइल को खोलेंगे खोलेंगे। हाँ, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यस, उसपे उनको सब कुछ आता है। मैं कहता हूँ उनको दुनिया के सारे मेथड्स आते हैं। यस, वो अप्लाई करेंगे अप्लाई करेंगे। और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट पीक पे होगा, हुँ, वहाँ आप बाय क्लिक स कर देंगे, ये ऐसा ही है। ऐसे ही। अब उन्होंने एक एनालिसिस किया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक पॉइंट पे आया कि ये बेस्ट पॉइंट है, एंट्री कर उन्होंने एंट्री ले ली। हुँ, यही मार्केट का एक्चुअल रीज़न है 95% लूज़र्स मार्केट के अंदर। हुँ, यही एग्ज़ैक्ट पॉइंट है। मार्केट को जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो आप एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हो। हुँ, आप मुझे बताएँ आप अनलिमिटेड एनवायरनमेंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक लिमिटेशन में रहेंगे। हुँ, तो एनालिसिस का मतलब ये है कि आप मार्केट को अपनी वीकनेस दे रहे हो। हमारी वीकनेस क्या है? हुँ, हमारी वीकनेस है पैनिक होना, ग्रीड, फोमो, ठीक है? ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। जब आप एनालिसिस करते हो, तो बेसिकली आप अपने इमोशन मार्केट को पकड़ा रहे हो। वो ऐसे आपका एनालिसिस प्ले नहीं हुआ तो ईगो, ईगो, हाँ, तो डर, आपको नॉलेज फ़ियर। बहुत है, ये हुँ, मार्केट ने किस तरह मुझे रॉन्ग कर दी, ईगो आ गई। हुँ, मार्केट बढ़ रही है, आपका एनालिसिस आप फोमो में आ गए, एनालिसिस करके उसको जस्टिफाई कर दिया। हुँ, पैनिक हुए, उसको जस्टिफाई कर दिया। तो बेसिकली जब भी इस मार्केट के अंदर आप एक लैपटॉप खोलते हो, हुँ, एनालिसिस करते हो और कॉन्फिडेंस लेवल पे ट्रेड लगाते हो, हुँ। आप अपने आप को मार्केट के आगे पेश कर रहे हो कि लो मुझे आप बिल्कुल लूट लो। तो मार्केट के अंदर जब आप एनालिसिस पे ट्रेड करते हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रेडिक्शन पे ट्रेड कर रहे हो। हाँ, ज़िंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप प्रेडिक्शन पे ट्रेडिंग करते रहे। तो क्या है सही तरीका ट्रेड करने का? देखें, मेथड कोई भी चूज़ कर लें, एलियट वेव चूज़ करें, वीएसए चूज़ करें, एसएमसी चूज़ करें या कोई भी मेथड चूज़ करें। अगर आपने मार्केट में बैठ के डेली बेसिस पे उसका एनालिसिस करके ट्रेडिंग करनी है, एंड हुँ, रिजल्ट इज़ ज़ीरो, हुँ, ठीक है? एक इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि कुछ लोग इस मार्केट में 10-12 साल पुराने हैं, ठीक है? उन्होंने मार्केट को इतना देख लिया है कि वो अगर मार्केट में किसी टाइम बैठ के स्ट्रक्चर इतने उनके माइंड में फिट हो चुके हैं कि वो उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि वो मार्केट की जब देखते हैं तो वो मार्केट से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन वो भी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे उनके। वो भी अपने आप को सैटिस्फाई नहीं फ़ील करेंगे, लेकिन उनका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। जो एनालिसिस पे ट्रेड कर रहा है, नया बंदा है, 10 साल पुराना नहीं है, 8 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, उसका अकाउंट सीधा-सीधा ज़ीरो होना है अगर वो एनालिसिस पे ट्रेड कर रहा है। हुँ, अब क्वेश्चन ये है फिर क्या करें? हुँ, अगर हम एनालिसिस पे मार्केट से ट्रेड करते हैं, एनालिसिस की बेस पे मार्केट से ट्रेड करते हैं, तो हमारी ह्यूमन नेचर मार्केट के सामने कनेक्ट हो जाती है। हुँ, देखिए करंट तभी लगेगा जब हम तार को हाथ लगाएँगे। हुँ, तो तार को हाथ लगाने जो करंट वाली तार है मार्केट, इसको हाथ लगाएँ लेकिन हमें करंट भी ना लगे, इसके लिए इसको इंसुलेट करना पड़ेगा। हुँ, तभी आप मतलब करंट नहीं लगेगा आपको। तो बेसिकली हमने मार्केट से जब ट्रेडिंग करनी है, हमने अपने इमोशन को मार्केट से डिस्कनेक्ट कर देना है। जब हुँ, हम मार्केट्स को अपनी वीकनेस नहीं देंगे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे।
अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आपको जो मेथड आता है उसके अंदर कुछ रिपीटेबल स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है। हुँ, रिपीटेबल स्ट्रक्चर एडवांटेज होता है हर मेथड के अंदर। एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हुँ, जो कि मार्केट को तोड़ के रख देता है। हर मेथड के अंदर, चाहे वो वीएसए है, लीड वेव है, एसएमसी है, प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो पार्ट आपने मार्केट के ऊपर ऑपरेट करवाना है। यानी कि वो पार्ट आपने फाइंड करना है हाँ, और उसको अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करना है हुँ, और वो पार्ट एनालिसिस नहीं होता। हुँ, वो पार्ट आपने स्पेसिफिकली डिफाइन करना है और हुँ, मार्केट को देखना है कि मार्केट उस पार्ट से कंप्लायंस करती है या नहीं। वो स्ट्रक्चर आपका जो लिखा, आपने एक पेज लेना है, हुँ, पेज पे वो पार्ट डिफाइन कर लेना है। रिपीटेबल स्ट्रक्चर आपका जो एडवांटेज है या एज है, उसको एज कहते हैं। वो उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। हुँ। ये होती है स्ट्रेटजी। मेथड सिर्फ मार्केट को डील करने का तरीका है कि मार्केट को आप फ्रेमवर्क कैसे देते हो, मेथड का ये मकसद है। लेकिन ट्रेडिंग आप मेथड पे नहीं कर सकते हो, मेथड का काम एनालिसिस करना है। आपके नज़दीक क्या रेशियो है? लोग कितने परसेंट मार्केट में लॉस कर रहे हैं? हर एक की मैंने डिफरेंट डिफरेंस सुनी है। अभी एक बंदे के पास बैठे हुए थे हम, जो कह रहे थे 65% लोग इस मार्केट से पैसा वो लॉस कर रहे हैं। एक्यूरेसी बढ़ गई है लोगों की। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, कितने परसेंट लॉस कर रहे हैं लोग और क्यों कर रहे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो यूज़र है, वो ऐसे देख रहे हैं हमें कि जो लोग ट्रेडिंग से या तो लॉस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पे है। तो लोग क्यों ये लॉस कर रहे हैं? देखिए, एक तो रेशो की बात है, रेशो हर जगह डिफरेंट सी आती है। आप 95% ले लें। इसको बेंचमार्क बना दिया आपने। 95% मार्केट में लूज़र्स। अब 95% का मतलब है कि जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, में से मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो रियलिटी है। और ये रियलिटी हमें ही फेस करनी पड़ेगी हुँ, अपनी बेहतरी के लिए। अब किसी चीज़ को अगर हमने सॉर्ट आउट करना है तो उसकी रीज़न ढूँढनी पड़ेगी कि वजह क्या है? और वजह के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? लोग ये कर रहे हैं कि लोग प्रेडिक्शन पे अपना पैसा लगा रहे हैं। हाँ, लोग ये कर रहे हैं कि लोग एनालिसिस पे अपने पैसे लगा रहे हैं। हुँ, लोग मार्केट को अपने इमोशन पकड़ा के दे रहे हैं हुँ, और जब मार्केट आपके इमोशन पकड़ लेती है तो फिर मार्केट जितना आपसे पैसा लेना चाहे ले सकती है। हुँ, ठीक है। वजह ये है कि आपका एक आम ट्रेडर का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहला, वो चाहता है कि मैं इस मार्केट को फ़तह कर लूँ। सारे मेथड सीख लूँ हाँ, और सा जब कोई उसको बताए भी ना हुँ, कि यार ये काम ना करो, आप एक मेथड पे रहो, हुँ। वो कहता है शायद इसको सक्सेस नहीं मिल रही तो मैं वो काम कर लूँगा जो अच्छा, ये अब नहीं कर इसको थोड़ा सकता। और आसान कर देते हैं। मैंने स्ट्रैटेजीज़ लर्न कर ली हैं। मैं अच्छा एनालिस्ट बन गया हूँ, ठीक है? और फिर भी मैं लॉस कर रहा हूँ। मेरे एनालिसिस ठीक होते हैं, हुँ। मेरे एनालिसिस ठीक होते हैं। फिर भी मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि मेरे से प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा? मार्केट के अंदर जब भी आप मार्केट को डील करेंगे, जैसे नॉर्मल लोगों का तरीक़ाकार है कि जो लैपटॉप ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करके चार्ट खोलते हैं अपनी मर्ज़ी के टाइम पे। हुँ, लेट्स सपोज़ उनको सब कुछ आता है। वो हुँ, सारा नॉलेज, सारा मेथड, हुँ, एनालिसिस वो मार्केट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। स्ट्रक्चर है, एसएमसी है, आईसीटी है। व्हाटएवर जो हाँ, भी है। उसके बाद वो कहते हैं ये अब मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है, ये मेरा एक कॉन्फिडेंस पॉइंट है, हुँ, जहाँ मार्केट अब लाज़मी वो करेगी जो मुझे आता है। यहाँ से बाय होएगी फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? हुँ, और वहाँ वो ट्रेड लगा देते हैं। मैंने लगा दी ट्रेड, मैंने ही लगा दी। यही सबसे बड़ी वजह है मार्केट में 95% लूज़र्स हैं। वो बेसिकली एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये है, एनालिसिस से क्या मिलता है हमें? प्रेडिक्शन। हाँ, प्रेडिक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं। एग्री। तो ज़िंदगी में वो बेशक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर सकते अगर वो इस रूटीन के अंदर चल रहे हैं, कि वो एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो एनालिसिस के अलावा किस पे ट्रेड करनी है? देखें, एक दूसरा भी इश्यू है, वो ये है कि जब आप एनालिसिस पे ट्रेड करते हो मार्केट के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है कि एनालिसिस फ़ेल भी होता है ओके। या एनालिसिस में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, हुँ, ईगो है। फिर मार्केट में जब आप चार्ट्स देख रहे हो, तो बहुत एनालिसिस कर रहे हो, हुँ, तो उससे आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं। हाँ, मार्केट को वही चाहिए। मार्केट चाहती है या आप ईगो में जाएँ, या आप रिवेंज में जाएँ, या आप फोमो में जाएँ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, या पैनिक में जाएँ या ग्रीड में जाएँ। ये 5 इमोशन में आप जाएँगे तो मार्केट आपको पकड़ के आपके सारे पैसे। नो, 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 हुँ, मैं इमोशनल में तो जा ही नहीं रहा। हुँ, मैंने एनालिसिस किए, टेक प्रॉफिट लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया। हुँ।
अब आप कह रहे हैं कि एनालिसिस की बेस पे ट्रेड ना करो, फोमो तो बाद में आएगा ना। बैक टू द योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि आप ये कह रहे हो कि एनालिसिस की बेस पे ट्रेड ही ना करो, करोगे तो 10 साल भी करते रहो तो लॉस होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एनालिसिस की बेस पे ट्रेड नहीं करनी, तो किस चीज़ की बेस पे ट्रेड करनी है? मैं बताता हूँ, जब आप मार्केट के ऊपर जब आप जिस तरह आम लोग कर रहे हैं ट्रेड, रिटेलर जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं, वो एनालिसिस की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्री, आपको बताया, यस, वो यस, अपने यस, इमोशन मार्केट को पकड़ा रहे हैं। एग्री। ये ऐसे ही है जैसे आप बिजली की नंगी तार को हाथ लगा लो, आप अच्छा। नहीं बचोगे। तो हुँ, आपको उस तार को इंसुलेट करना पड़ेगा। हुँ, तो मार्केट से आप नहीं जीत सकते। वो तो ये मार्केट कन्फर्म से लड़ाई है, एनालिसिस का मतलब मार्केट से लड़ाई है। नो, पहली बात ये है, ट्रेंड के साथ भी तो ट्रेड कर सकते हैं नहीं, ना नहीं, आप। नहीं, एनालिसिस का मतलब ये है कि आप मार्केट की अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना चाह रहे हो, यस, जो कि नहीं हो सकता। आप एक इंसान हो, एक लिमिटेड चीज़ हो। ओके। आप एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं कर सकते हो। हुँ, मार्केट का एक टिक लाखों, करोड़ों इंटेलिजेंट ट्रेडर्स से जीत के निकलता है। हुँ, उस एक टिक से आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? आप जितने भी सुपीरियर होगे, मार्केट के उस एक टिक, जो मार्केट का एक टिक नीचे गया है या एक पिप ऊपर गया है, वो तभी जाता है जब मार्केट पूरी दुनिया की जो जितने ट्रेडर्स हैं उन सब से जीत के विनिंग पॉइंट से निकलती है, तो वो इंटेलिजेंस लेवल होता है मार्केट का, एक पिप का। आप घर बैठे हो एक गाँव के अंदर, एक खोखे के अंदर एनालिसिस करके आप कह रहे हो ये मुझे जी मैं इससे जीत जाऊँगा उस एक ट्रिक से। आप मैंने तो सिर्फ 1 पिप की बात की है। मैंने तो 10 पिप और 100 पिप की बात ही नहीं की। एग्री। तो आप उस मार्केट के इंटेलिजेंस लेवल से लड़ाई नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे आप एक मुल्क में रहते हो, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी से लड़ाई शुरू कर दो, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये तो वर्ल्ड लेवल की है। सो आप जितने हो उतने ही रहो। अब इसको करना कैसे है? यही तो मेन ठीक क्वेश्चन है है, मेरा। जो आपने एक नक्शा खींच दिया, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। सही है। मार्केट अगर ठीक टाइम पे एक चींटी भी हाथी को गिराना चाहे, ठीक टाइम पे ठीक जगह पे, तो शायद हो सकता है। तो यस। इसी तरह हर मेथड के अंदर एक रिपीटेबल स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है। एक स्पेसिफिक हर मेथड के अंदर पार्ट होता है जो मार्केट पे बहुत ज़्यादा वर्किंग रखता है। हुँ, जिसकी एक्यूरेसी, जिसका एज, जिसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में हाई होती है। हुँ, उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। और वो जो रिपीटेबल स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, जो कि एज है, जिसको मैं स्ट्रेटजी कह रहा हूँ, उसकी कुछ खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत, वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट रखेगा। दूसरी खुसूसियात, वो हर रिजीम के साथ चलेगा। ये नहीं कि 1 साल चल रहा है, 1 साल स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रही। और तीसरी बात, वो आपके इमोशनल डिस्कम्फर्ट के अंदर काम करेगा। हाथ-पैर फूलेंगे भी, तब भी वो काम अपना कर रहा होगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आप जब मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपने अपने दरमियान एक पेज रख देना है। हुँ। स्ट्रैटेजी इंसुलेट का पेज। इंसुलेट हाँ, उस जिसको आप इंसुलेट कह रहे हो स्ट्रैटेजी का पेज है। रख देना है। मार्केट को एनालिसिस नहीं करना, मार्केट को आपने मॉनिटर करना है। हुँ, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, आप उनके इंटरव्यू देखें तो उनको इतना ज़्यादा आता नहीं है। हुँ, नॉलेज वाइज़ को बहुत सुपीरियर नहीं है। हुँ, वो अच्छे मॉनिटर करते हैं, अच्छा कंप्लायंस है। कंप्लायंस क्या होता है? आपके सेट ऑफ रूल्स को एक्शन से, रियलिटी से मैच कराना। एक हुँ, कंपनी चल रही होती है, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं और जो ऑपरेशन होता है उसके साथ उसको मैच कराने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, कि हुँ, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और हमारे जो काम हो रहा है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हुँ, इस तरह वो स्टेबल होके चीज़ें चलती हैं। आपने क्या करना है एज़ अ ट्रेडर, आपको जो मेथड आता है उसके अंदर वो स्ट्रेटजी पिक करें, वो एज पिक करें कि उसका कौन-सा वो रिपीटेबल स्ट्रक्चर एडवांटेज है, जो स्ट्रेटजी का पार्ट है, जो प्ले होगा उससे आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर ऐसी चीज़ें सकते हैं। एग्ज़िस्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। हर मेथड के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। जैसे किसी भी मेथड को ले लें, उसके अंदर 8-10 मॉडल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। सारा मेथड नहीं, कुछ पॉइंट्स, उनको आप लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लें, उनके सेट ऑफ रूल्स रख लें। आप मार्केट और अपने दरमियान उसको रख दें। नहीं, हाउ आई कैन फाइंड दीज़ रूल्स और दैट्स द थिंग जो कह रहे हो कि ये रिपीटेबल, ये तो समझ आ गया हमें। स्ट्रेटजी रिपीटेबल स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी तो हर बंदा ही बना रहा है अपनी, नहीं, ठीक वो है? स्ट्रेटजी नहीं है। वो ब वो फैक्ट्री लगी हुई है यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती इतनी। स्ट्रेटजी यस, यस, 98% लोगों के पास स्ट्रेटजीज़ नहीं है, उनको अकॉर्डिंग लगता टू है। अकॉर्डिंग टू यू हुँ, अकॉर्डिंग टू यू वो तो रद्दी का टोकरी है सारा, वो तो हमें समझ आ गया। देखिए। आई एम मैं उससे आगे चलना चाह रहा हूँ। हुँ, यूज़र को फ़ायदा हो, हुँ, जो इन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स बात आपकी सुनी है हुँ, और इतना आपने उनके ऊपर काली ज़रब लगा दी है, उनके माइंडसेट के ऊपर कि भाई ये सब कुछ बेकार है। तो व्हाट आई वांट टू नो, टू डायग्नोज़ और टू डिग इन समथिंग फॉर हिम, कि उनको कुछ मिल जाए। अब आप ये भी तो बताएँ ना हुँ। कि ये निकालना कैसे है? इसके लिए चिल्ला काटना पड़ता है। मैंने काटा है 5 साल का, और वो चिल्ला काट के वो जो मोक्कल है, वो आप आगे डायरेक्ट दे दें किसी को या वो खुद निकाले फिर चिल्ले काट के।
ठीक है, तो मैंने 5 साल इसी चीज़ पे लगाए थे कि मुझे मेथड तो आ गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिपीटेबल मेथड है या स्ट्रैटेजी है, हुँ, ये तो 100% वर्क करेगी। नहीं करेगी। ये हर 100 में से 55 से 60 टाइम वर्क करेगी। तो मुझे ये बताएँ कि अगर मुझे बता दिया जाए कि ये बिजली की तार है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है। मुझे ये बता दिया जाए कि 100 में से 90 दफ़ा तुम हाथ लगाओगे बिजली की तार को तो बच जाओगे, लेकिन 10 दफ़ा तुम्हें करंट भी पड़ेगी, मरने के चांसेस हैं। तो हुँ, कोई बंदा बिजली के खंभे पे चढ़ेगा इलेक्ट्रिशियन, वो उसको 100% प्रूफ देता है। हुँ, अब मैं आपका चिल्ला काटने के लिए अगर तैयार भी हो जाऊँ, हुँ। उसमें भी आप कह रहे हैं कि उसमें भी रिस्क है। नहीं, नहीं। देखें, एक्यूरेसी की बात करें ना, तो इस इंडस्ट्री में एक्यूरेसी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये है बात ही नहीं। हमारी हुई है कि 95% क्या, 100% क्या, 90% क्या, 85 क्या, 75 भी नहीं एग्ज़िस्ट करती। एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्यूरेसी आपकी 55 से 70% है। ये रियलिटी आप ना मानें। आज मानेंगे, आज नहीं तो मानेंगे, तो हाँ, हम इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं कर हाँ। रहे। मैं दूसरी आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि ये इसको निकालना कैसे है और उसको निकाल भी लिया मैंने। देखें, हर मेथड के अंदर स्ट्रेटजी होती है। हुँ, वो स्ट्रेटजी उस मेथड का अल्टीमेट वर्किंग पार्ट होता है। हुँ, वो पार्ट या तो आपको कोई गुरु बताएगा डायरेक्ट, अगर हुँ। उसके पास है, या आपको 5-6 साल उस मेथड को देने पड़ेंगे। सुबह, शाम, दोपहर, आई स्क्रीन टाइमिंग देनी पड़ेगी दिन-रात की, तब जाके आपको खुद ही मिल जाएगी कि यार ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, 6 साल हो गए हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा? फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेगा कि इस मेथड का ये पार्ट काम कर रहा है। वो सर, आप लिख मैं लो। एक छोटी-सी चीज़ बोलूँगा, मेरी ऑडियंस डिसाइड करेगी हुँ, हुँ। कि उनको कौन-सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करेक्ट लग रही है। मेरा ये मानना है हुँ, हुँ। कि सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो आप, हुँ, हुँ। या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर या मूविंग एवरेज, और जितना टाइम आप बोल रहे हो ना, हुँ, उससे आधा टाइम आप दे दो, हुँ, सिर्फ़ मूविंग एवरेज को। हुँ। सिर्फ़ 2-3 रूल्स हैं, ठीक है? फॉलो कर लो, आपको ये जो आप गिद्दड़ सिंह बता रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सही है, सही है। देखिए, हर मेथड का अपना एक मतलब मूविंग एवरेज से भी नहीं, मैं लोग। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों जाऊँ? यहाँ हुँ, पे मैं कह रहा हूँ कि मूविंग एवरेज लगा लो, तुम आरएसआई लगा लो, तुम ब्लूंजर बैंड लगा लो, ठीक है? तुम इतना टाइम अगर देते हो, हुँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम टाइम ही नहीं देते। नहीं, नहीं, यूट्यूब की फैक्ट्रियाँ क्यों चल रही हैं? वो नहीं, क्यों आबाद है? आप समझ नहीं रहे। वो आबाद ही इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे लोग हैं। आप आए, आपने एक मेंटोर को देखा, आपने देखा उसने एक स्ट्रैटेजी सिखा दी, आपने वो अप्लाई की, शाम तक आपने उसका रिज़ल्ट भी निकाल लिया कि ये तो फ्लॉप है। देखें, अगले दिन आप चले गए किसी और को तलाश देखें, करने। जब भी कोई लॉस करता है, उसको एक ही चूरन बचता है, डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से लोगों के पास 98% लोगों के पास स्ट्रेटजीज़ ही नहीं है। अच्छा, स्ट्रेटजी ये भी एक देखें, स्टेटमेंट है, देखें, एक स्टेटमेंट आपकी ये भी मैंने नोट की हुई है। आपने हाँ, कहा हाँ, कि देखें, डिसिप्लिन इज़ नथिंग, आप कह रहे हैं कि मूविंग एवरेज से हो हाउ जाता। डिसिप्लिन इज़ नहीं, नथिंग। आप कह रहे हैं कि मूविंग एवरेज से हो जाता। हुँ, तो मैं फिर ये कहता आपका क्वेश्चन ये है कि 95% तो व्यूअर्स लूज़र हैं। मुझे उनको एड्रेस करना है कि मसला क्या है, उसके लिए मुझे पूरा केस बिल्ड करना है कि उनके साथ मसला हो रहा क्या है। क्या पता आप मूविंग एवरेज से प्रॉफ़िट कर लें, हाँ, लेकिन 95% लूज़र्स क्यों हैं? उनको तो मूविंग एवरेज सबसे पहले पता थी। हाँ, उन्होंने प्रॉफ़िट क्यों नहीं किया? उनका हुँ, मसला किधर आ रहा है? किधर आ मैंने मेथड्स की तो बात ही नहीं कही। हुँ, मेथड्स में तो आप मूविंग एवरेज यूज़ कर लो। हुँ, मैंने कहा है जो आप चीज़ यूज़ करते हो, उसका बेस्ट रिपीटेबल स्ट्रक्चरल एडवांटेज आप उठाओ, उसको लिखो, उस पेज को सामने रखो, उसके एसोसिएटेड रूल्स बनाओ, हुँ, और आपने मार्केट को, चार्ट को एज़ एनालिसिस की नज़र से नहीं देखना। आपने मॉनिटर करना है, मॉनिटर और एनालिसिस में फ़र्क है। मॉनिटर आसान है या एनालिसिस आसान है? ऑफ़ कोर्स। अच्छा, मॉनिटरिंग आसान। आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है कि ये शक्ल बुलिश एंगल्फिंग है। हुँ, ये बुलिश एंगल्फिंग तो इंतहाई सिंपल लेवल का आजकल तो वर्क ही नहीं होता। बुलिश एंगल्फिंग है, ये मार्केट में आता है तो आप क्या करते हो? बाय सेल। हुँ, तो भाई मूविंग एवरेज के अलावा बाकी मेथड भी तो हैं, उनकी भी तो कुछ स्ट्रक्चर होंगे। वो जब रिपीट होते हैं तो वो भी तो आप प्ले करो, वो आपको पता होने चाहिए। आपने 5-10 जितने साल गुज़ारे हैं, आपको उस मेथड के अंदर 8-10 ऐसे स्ट्रक्चर तो आप पता होने चाहिए ना, जो आप कॉपी पे लिख सको और उसको आप ये मार्केट। चीज़ें हमें क्लियर हो गई। वो आपका पॉइंट हम 100% समझ गए। हुँ। मैंने वो कंक्लूजन भी निकाल के दे दिया। उसके बाद उसके बाद भी अब प्रॉफ़िट अब नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन इज़ नथिंग। मुझे हाँ। इसके ऊपर आना है पहले। हुँ। व्हाई डिसिप्लिन इज़ नथिंग? डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। आई एक जो मार्केट में चूरन बेचा जा रहा है, या जो मार्केट में जो लोगों का बिलीफ नहीं, नहीं, सेट है। मैंने ये कहा है कि जो लोग लॉस करता है ना, हुँ, वो कहते हैं यार आपका डिसिप्लिन का इश्यू है। डिसिप्लिन बड़ी चीज़ है। मुझे आप बताएँ डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन तो यही है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहो और अपने एसोसिएटेड ट्रेड मैनेजमेंट प्लान को फ़ॉलो करो। तो वो तो है ही नहीं हमारे पास। आप मुझे बताएँ डिसिप्लिन क्या है? तो फिर डिसिप्लिन तो स स सही हुआ ना, कि नहीं, आप नहीं, गलत हो।
स्ट्रेटजी है ही नहीं। स्ट्रैटेजी है ही नहीं है, उसको और बनाओ उसके पास जब स्ट्रेटजी नहीं है तो एसोसिएटेड जो उसके ट्रेड बेंच पे प्लान और रूल्स हैं वो भी नहीं है, हाँ, मैं तो चैलेंज देते हैं डिसिप्लिन लोग। आ ही नहीं सकता। पहले स्ट्रेटजी नहीं है, हुँ। जब स्ट्रेटजी आ जाएगी, जब आपके पास ट्रेड मैनेजमेंट प्लान होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता आपका डिसिप्लिन फिर में भी तो सही। डिसिप्लिन पे ही अप्लाई करना, तो डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। स्ट्रेटजी होगी तो उसको यस, फॉलो होगा, सिंपल स्ट्रेटजी है, नहीं है। सिंपल है। जितने तो भी आप 90 ये कह सकते हैं कि लोगों के पास स्ट्रैटेजीज़ नहीं है। स्ट्रेटजी नहीं ये है। नहीं कह सकते कि डिसिप्लिन इज़ नथिंग। नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक चीज़ 3 चीज़ें कहता हूँ। मेरा एक रूल है। मैं ये लोगों को कहता हूँ कि यार, आपका $100 का अकाउंट है ना, हुँ, ठीक है? आप डिसिप्लिन पे ट्रेड करो तो आप कामयाब हो जाओगे। हुँ, कहते हैं कि यार जी क्या डिसिप्लिन है जी? मैं कहता हूँ यार, आपने 0.01 की एक लॉट करनी है, हुँ, 0.01 की एक ट्रेड करनी है, एक टाइम पे एक ही करनी है। उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेना है, तब तक आपने दूसरी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? ये एक डिसिप्लिन मैंने सेट कर दिया। अब इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, वो एक अलग से है कि मैंने ये जो 0.01 की एक ट्रेड करनी है, वो मैंने करनी कैसे है? मार्केट में एंटर कैसे होना है, एग्ज़िट कैसे होना है? चलिए आपने जो क्वेश्चन था ना मेन वो ये था कि 95% लूज़र्स क्या हैं? हुँ, उसको मैंने एक वजह तो बता दी कि वो चार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, हुँ, उससे जो प्रेडिक्शन आती है उस पे ट्रेड कर लेते हैं, हुँ, इसी से ज़ीरो होते हैं, हुँ। सब के सब। ये वो तो मेन हमें वजह है। वो अब सुनें, हुँ, उसको मैंने हल क्या निकाला हुँ, कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हुँ, वो पेज पे लिखी हो, उसके हुँ, एसोसिएटेड रूल्स हों, हुँ, वो दरमियान में रख दो। हुँ। और मार्केट को एनालिसिस नहीं करना, मॉनिटर करना है। मार्केट को मॉनिटर और करना। मॉनिटर करने के लिए लैपटॉप नहीं चाहिए, मोबाइल ही इनफ है। जितने भी अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, वो मोबाइल से ही गेम डाल देते हैं। उनको लैपटॉप पे भी बैठना नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एनालिसिस करना ही नहीं है तो मोबाइल मॉनिटर करने के लिए मोबाइल इज़ द बेस्ट गैजेट। जब एनालिसिस आप करते हो तब लैपटॉप आपको चाहिए होता है। अच्छा एक और बात एनालिसिस डिफरेंट किस्म के हैं। चार्ट से बाहर आप एनालिसिस करो, आप कॉर्ड देखो, बाहर के एनालिसिस करो। चार्ट पे आपने एनालिसिस नहीं करना और चार्ट पे उसी चीज़ को बिलीव करो जो आपने लिखी हुई है, जो आपके पास स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। हुँ, अब एक और बात, मार्केट चल रही है, आपके पास एक स्ट्रेटजी हुँ, है, लिखी हुई है, हुँ, रूल्स भी हैं, तब भी नहीं प्रॉफिट होना। आप कह रहे हो ना कि हमारे पास स्ट्रेटजियाँ भी होती हैं, मार्केट पे फिर भी नहीं प्रॉफिट होता, नहीं होना। इसको मिलाना किसने? एक पेज पे एक स्ट्रेटजी लिखी हुई है, उसके रूल्स लिखे हुए हैं, मार्केट को मॉनिटर कर रहे हो, इन दोनों को मैच किसने कराना है? किसने कराना है? किसने कराना है? ट्रेडर ने। तो ट्रेडर के इमोशन तो फिर भी आ गए। हुँ, ट्रेडर तो वो शायद शायद उसकी रूटीन ना सही हो, हुँ, शायद वो पेयर ही गलत हो, हुँ, शायद वो स्ट्रेटजी उस पेयर के लिए वैलिड ना हो, हुँ, शायद वो जिस टाइम ट्रेड कर रहा है उस टाइम कोई मेजर न्यूज़ आनी हो, हुँ, बंदे की इम्पैक्ट आ गई शायद वो कहे यार ये मैं अभी नहीं फॉलो करता छोड़ो, हुँ, अपनी उसकी डिसीजन फैक्टर आ गया, हुँ, फिर भी नहीं होना। उसके लिए एक चीज़ है, आपको एक और चीज़ खड़ी करनी पड़ेगी फ़िल्टर के लिए, अपने इमोशन को साइड पे लगाने के लिए। कुछ तो इमोशन हमने साइड पे कर दिए पेज रख के। हुँ, एक पेज दरमियान में रख दिया स्ट्रेटजी का और आप एक कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट बन गए हो कि मार्केट में वो स्ट्रक्चर अपीयर होगा, पेज में वो है, दोनों मैच कर रहे हैं, बाय, प्रेस सेल। तो आपके एक किस्म के सेमी बोट बन गए हो। हुँ, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपको एक चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर भी। हुँ, चेक लिस्ट। जिस बंदे के पास चेक लिस्ट नहीं है, वो ट्रेडर नहीं बन सकता। हुँ, चेक लिस्ट एक्सेप्शन मैंने पहले कहा है कि जो बंदा इस मार्केट में 10 साल से ऊपर जा चुका है, जिसने मार्केट बहुत देख ली है, वो तो एनालिसिस करके भी कुछ ना कुछ बना लेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 95% लूज़र्स हैं, नए लोग हैं। हुँ, चेक लिस्ट जिस बंदे के पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी प्रॉब्लम में है। तो आपको स्ट्रेटजी से के बाद एक चेक लिस्ट भी हो कि मैं उस स्ट्रेटजी को भी मार्केट को दे के मॉनिटर ठीक कर रहा हूँ, उसकी मैं चेक लिस्ट बनाऊँ। वो जब चेक लिस्ट आप टिक करेंगे, सारे टिक कंप्लीट होंगे, टेस्ट ट्रेड, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, तब आपकी हिस्ट्री बनेगी, तब आप 6 मंथ के साइकिल से निकलेंगे। वरना मेरा एक चैलेंज है 6 महीने में अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। देखिए सर, मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से एग्री नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से डिसएग्री नहीं करता। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसको एक रैप अप कर दें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि मोबाइल से भी ट्रेडिंग हो सकती है। अब जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, एक चेकलिस्ट भी है बीच में, मार्केट को भी आप देख रहे हो एज़ अ रोबोट, ठीक है? और आपके बीच में चेकलिस्ट भी है, डिसिप्लिन भी है, ऊपर से आप इंसान भी हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका ट्रेडिंग रूम नहीं है ना, तो आप ट्रेडर भी नहीं हो। हुँ, मोबाइल पे जो ट्रेड करता है मेरे मुताबिक वो 100% बंदा लॉस ही करेगा। बट आपने कहा मोबाइल से भी हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। हुँ। समराइज़ करें इसको फटाफट कि किस तरीके से ये जो आपने चीज़ की है कि एक आपका एक और जो सेमीकंडक्टर आ गया अंदर, जो आपने एक पेपर सा बना लिया। अब आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो, उसको देख रहे हो। फिर इंसान को कैसे मारेंगे? लालच, हाँ, डर,
ठीक, उसके लिए मैंने एक और चेकलिस्ट डाल दी है ना, ताकि मैं जितना तोड़ूं इमोशन को मार्केट तक ना पहुंचाऊं। तो हुँ, मैं 2 ही वॉल रख सकता हूँ, और मैं बिल्कुल हर चीज़ तो नहीं खड़ी कर सकता कि मैं ट्रेड करूं ही ना। हुँ, तो मैंने फिर 2 ही चीज़ें रखी हैं, एक तो सेट ऑफ रूल्स हुँ, विद स्ट्रेटजी एसोसिएटेड, हुँ, और साथ चेकलिस्ट। हुँ। और चेकलिस्ट में क्या है? चेकलिस्ट में वो जो आपकी स्ट्रेटजी के रूल्स है ना, उसको एक दफ़ा फिर कंफर्मेशन लेनी है हुँ। कि आया। क्या ये हुआ? क्या नहीं, ये न्यूज़ के टाइम है? चेकलिस्ट क्या है, मैं अपनी चेकलिस्ट बता हाँ, रहा हूँ। हाँ, वो बताएँ। आया मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ या रिकवरी माइंडसेट पे जा रहा हूँ। एक हुँ, और बात मैं आपको बताऊँ, ये एक रिकवरी माइंडसेट का एक प्रॉपर टॉपिक है कि मार्केट लोगों से पैसा तब भी खाती है जब उनको रिकवरी माइंडसेट में ट्रैप करती है। जो हुँ, बंदा ये सोच गया ना कि मैंने रिकवर करना है, हुँ, वो जो रिकवर करने के लिए अमाउंट लाएगा वो भी मार्केट की है। हुँ। कभी भी ज़िंदगी में मार्केट के अंदर इस माइंडसेट से ना आइएगा गया कि मैंने मार्केट से रिकवर करना है। रिकवरी तो ये सबसे कि बड़ा स्कैम है। रिकवरी माइंडसेट एक ट्रैप है। रिकवरी तो सबसे बड़ा स्कैम है। आपने चेकलिस्ट में पहला लफ्ज़ यही लिखना है। हुँ, ये ट्रेड रिकवरी के लिए है हुँ, या ये ट्रेड आपकी रिवेंज के लिए है, ये पहले लिखें। हुँ, उसको आप लिखें येस और नो, टिक, नो। हुँ, उसके बाद लिखना है ये आपका मॉडल है, स्ट्रेटजी है, मॉडल मॉडल है, का सेट पार्ट एज है। है, हाँ, यस। उसके बाद कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई न्यूज़ तो आगे बढ़ी नहीं आ रही जिससे ऐसी इंटरवेंशन हो कि आपका सेटअप धरे का धरे ही रह जाए। आपका 30 पिप का एसएल एफओएमसी आ रही है तो आप क्या करोगे? चली भी गई ऊपर तो आपको तो ले जाएगी। ये पार्ट हो। उसके बाद आप लिखो कि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है? ओपन ट्रस्ट क्या कह रहा है? कोर्ट रिपोर्ट क्या कह रही है? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही हो या ट्रेंड के साथ साथ जा रहे हो? कोशिश करो ट्रेंड के साथ जाओ, ये भी लिखो। उसके बाद आपने लिखना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन-सा है और उसकी टाइमिंग क्या है? ज़ाहिर है वो तो हाँ, सारा कुछ ट्रेडिंग हाँ, प्लान में लिखा जाएगा वो ना। लिखना है। अब ये हाँ, नहीं कि आप सुबह 10 बजे ट्रेड कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं हमें कर रहे, या समझ आ रात गई। को या 12 बजे ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्पेसिफिक टाइमिंग है। हुँ, उसके बाद आपने एक ट्रेड पे रिस्क कितना लिया है। हुँ, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, हुँ, एक्सपीरियंस का मतलब आपका 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, आपके पास स्ट्रेटजी है, हुँ। 2% रिस्क पर ट्रेड लेना चाहिए। नो, नो, जो नया लोग देख रहे हैं, अभी हमारे पास जो लोग देख रहे हैं, वो विदिन 1 ईयर कर रहे हैं। नहीं, वो 1% रिस्क लेंगे, 1% रिस्क लेंगे। 1% रिस्क पर ट्रेड लेंगे और प्रेस बाय और सेल बटन। हुँ, उसके बाद गेम स्टार्ट होती है, एंड नहीं होती। हुँ, बाय और सेल करना बड़ा आसान है। हुँ, सारी गेम है ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। अब आपके पास ट्रेड मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। हुँ, और एक और सबसे बड़ी वजह सुन लो, सारे लोग जो इस मार्केट के अंदर 95% लूज़र्स हैं, वो ट्रेड को मैनेज करते हैं एनालिसिस की बेस्ड पे। एनालिसिस का कोई एक मसला हो तो बताऊँ ना, एनालिसिस तो आपको तोड़ के रख देता है। आपकी ट्रेड भी खत्म हो जाती है, ट्रेड मैनेजमेंट भी नहीं होती उसमें। एनालिसिस कह रहा है जी गोल्ड 200 पिप ऊपर जाएगा, ट्रेड आपकी 50 पिप एसल था, ट्रेड आपकी 150 पिप से वापस आ गई। तो वो सारा इमोशन एक बार जब ट्रेड वापस आती है तो सारा इमोशन जो आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजास्टर में चली जाती है। तो आपके पास एक ऐसा ट्रेड मैनेजमेंट प्लान हो जिसका एनालिसिस से ताल्लुक ना हो, वो इंडिविजुअल ट्रेड को मैनेज करे कि मेरी 1:2 पे जाएगी ट्रेड, 50% मैं बुक करूंगा, एसएल को ब्रेक इवन पे लाऊंगा, बाकी 50% आपने अपने इंटेलेक्ट के साथ प्ले करनी है। यार मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कहीं ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा आपकी बातों से, पता नहीं यूज़र कर पाएँगे या नहीं। एक तरफ आप एनालिसिस को बुरा कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल बुरा कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ आप वो जो आपके पास जो लिखा पड़ा है ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटजी है। स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग प्लान है ना? ट्रेडिंग प्लान के अंदर स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी यानी कि आपका एंट्री पॉइंट, आपका एग्जिट पॉइंट, आपका प्रॉफिट टेकिंग कितने चंक्स में आपने करना है, नंबर 1। नंबर 2 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ठीक है? ये भी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है, ठीक है? जो कि उस सही है। पेपर में लिखा होता है। चेकलिस्ट है आपकी, हम्म, जो कि आपको रोकती है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग प्लान का ये भी पार्ट है कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जिससे भाई मैंने करनी नहीं है ट्रेड, चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी अच्छी ट्रेड मिल जाए। तो ये सारा कुछ जो मुझे मिल गया या जो स्ट्रैटेजी मैंने बना ली, एवरीथिंग मैंने इसके अंदर कवर कर लिया, ये मैंने रख लिया अपने सामने। ये जो चीज है एनालिसिस की बेस के ऊपर ही तो ये चीज काम करेगी। देखें। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे एनालिसिस ठीक नहीं है, नहीं एनालिसिस किए नहीं है, तो मैं इनको अप्लाई कैसे करूंगा? सर देखें। ये जो सेट ऑफ रूल आप बताए हैं, जो जो आपने कहा रिपीटेबल रूल है, मैं मानता हूँ, तो एनालिसिस करके ही सामने आएगा ना। रिपीटेबल स्ट्रक्चर एडवांटेज। या वो कैसे आएगा सामने? दे- एनालिसिस करके आएगा, नहीं देख आए के आएगा। नहीं आएगा, आपने पहले ही निकाला हुआ है, आपने जो 5-6 साल लगाए हैं, चिल्ला काटा है, उससे आपने वो उसको डिजाइन करके कॉपी पे एग्री, लेकिन उससे मार्केट को मैच करा दिया, मैच करा दिया। ट्रेड बन गई, बाय और सेल का बटन दबाएं, वो चेकलिस्ट से चूके। वेरीफाई करें, मनी मैनेजमेंट को साथ कनेक्ट हाँ, करें। अब आपने जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस नहीं करना,
एनालिसिस आप कर रहे होंगे कि यार ट्रेड उधर जाएगी, ये टारगेट होना चाहिए ना। मेरे ख्याल एक से एनालिसिस इसी का नाम है भाई। नहीं मैं यहाँ से कनेक्ट न कर पा रहा, मैं इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि आप एनालिसिस को अलग कर रहे हो, हम्म, ठीक है? आप अपनी जो ट्रेडिंग है, जो बाय एंड सेल का बटन कर रहे हो, उसको अलग कर रहे हो। मेरे ख्याल से एनालिसिस आप करते ही अपनी स्ट्रैटेजी के लिए हो। मैं आपको बता आप इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं। आप क्यों कन्फ्यूज़ हैं? हम्म, बिकॉज़ आप दोहरी शख्सियत है। कैसे दोहरी शख्सियत है? आप लोगों के पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों को एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ठीक है? आप हज़ारों काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे देख रहा है ना मैं बंदा, उसका एक मसला है, वो ये काम नहीं कर रहा। देखें मैं वो सिर्फ एनालिसिस कर रहा है या मार्केट को वॉच कर रहा है, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के लिए वॉच कर रहा है। सर तो मेरे ख्याल से उसका तो ये मसला है ही नहीं। देखें, मैं वो बात करूँगा जो अनपॉपुलर होगी, जो लोगों की समझ में नहीं आएगी। हुँ, तो ये इसीलिए तो लोग प्रॉफ़िट नहीं कर रहे। आप वो एंगल नहीं देख रहे। ये एक सेपरेट ट्रेडिंग माइंडसेट है। ये माइंडसेट उस रिटेल माइंडसेट से अलग है। ये आपको चैलेंज कर रहा है। ओ भाई ये क्या? एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो लॉस होगा तो करूँ क्या? उससे और मैं अगर ट्रेड मैनेज करूँगा तो एनालिसिस बेस पे टारगेट नहीं रखूँगा तो करूँगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आप 14 साल से मार्केट में हैं। 16 साल से। 16 साल से हैं चलें। आप ट्रेड लेते हैं, हुँ, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं। हुँ, 80% टाइम आपका टारगेट नहीं हिट होता होगा। एग्री। तो आप प्लान अप टू 90% ठीक है। 90% टारगेट हिट हुँ, हिट होता होगा। हुँ, एनालिसिस ने आपको टारगेट बताया था? हुँ, नहीं हिट हुआ। हुँ। प्लान उस पे करेंगे या प्लान इस पे करेंगे कि टारगेट हिट ना हो तो मेरी प्लानिंग क्या होगी? मैं तो उस चीज़ को प्लानिंग करूँगा जो ज़्यादा होती है। 90% अब टाइम आपने हमारा मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, हुँ, हुँ, लेट मी एक्सप्लेन यू हुँ, कि जो मुझे मेरे एनालिसिस ने एक टारगेट दिया कि गोल्ड $200 ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे किसने बचाया? हुँ, हुँ, मुझे वो जो पेपर आपने सेंटर में रखवाया ना, उसने बचाया। क्यों? मेरी स्ट्रैटेजी का क्या हिस्सा होता है? मेरी हुँ, स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा होता है, जब मैं मार्केट में एंटर होता हूँ, तो मैं मार्केट में एक स्टॉप लॉस के साथ 1% रिस्क, 2% रिस्क के साथ एंटर हुआ मार्केट में। लेकिन मेरे जो एंटर होने के तरीक़ेकार है, वो भी अलग है, जो मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। मैं 2 या 3 चंक्स में एंटर होता हूँ। इसी तरीके से एग्ज़िट भी मैं टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3 में करता हूँ, ठीक है? सही है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट करती है। अदरवाइज़ मेरा टीपी 1 भी हिट हो जाए ना, या टीपी 2 भी हिट हो जाए ना, तो मुझे परवाह नहीं है, ठीक है? लेकिन एक मेरा तरीका है। आप जो बात कर रहे हो, वो आम क्लाइंट्स की या आम व्यूअर्स की, आ वो 100% सही कर रहे आप हो। कह रहे हैं ना मैं कि एग्री हूँ आप उससे। कह रहे हैं मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं दिन-रात, सुबह, दोपहर, शाम ट्रेड कर के मेरी स्क्रीन टाइमिंग इतनी ज़्यादा है, मैं हुँ। 2 साल डिप्रेशन में रह चुका हूँ ट्रेडिंग से। इतना ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग की हुई है। वो उसी मैं टॉपिक पे आपको मैं एक आना चाहता हूँ, मैं उसी आप टॉपिक पे 1 आना मिनट 1 चाहता हूँ। मिनट आप अपने आप को सामने ले आते हो। हुँ। मैंने पहले ही कहा है कि जो बंदा इस मार्केट में 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस का है ना, वो एनालिसिस से भी पैसा बना सकता है। मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं लेके हाँ, आया। मैं कनेक्ट करने की चीज़ बात हाँ, नो, नो, वी आर हियर टू डिस्कस फॉर यूज़र्स। हाँ, आप भी यूज़र्स के लिए कर मैं रहे हो, आपको आई नो वेरी वेल। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक नया बंदा जो सुन रहा है, वो 95% लूज़र्स में से है। हुँ, मैं विनर्स को छोड़ देता हूँ, वो तो ऑलरेडी एन्जॉय कर हाँ। रहे हैं। हम आ उनको 95 से सुने, निकालना चाहते हैं। आपके पास एक जितने लोग इस मार्केट में जो कोर्स करवा रहे हैं, यूट्यूब एक स्ट्रैटेजी की फैक्ट्री बन चुकी है। मेरे पास अगर कोई स्ट्रैटेजी है जो मुझे प्रॉफ़िट दे रही है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मैं यूट्यूब पे नहीं, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं हुँ, उसको छुपाऊँगा। एक सोने की मुर्गी है, मैं उसको छुपाऊँगा। ये जो यूट्यूब पे या फैक्ट्री लगी हुई है, ये मेथड एनालिसिस का वे है। हुँ, ये आपको रिटेल बिहेवियर में लेके जाएगा। आपको इस मार्केट में कामयाब होना है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज होना चाहिए, वो किसी मेथड से निकलता है। पहले तो एक मेथड आपको आना चाहिए, सबसे पहले। चाहे वो लीड वेव है, वीएसए है, एसएमसी है, आईसीटी है, मार्केट प्रोफाइल है, बुक मैप है। पहले ये आना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर आपको जो मेंटर मिलता है, उससे पूछें मैं इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या है? या तो उसके पास नहीं होगी, वो आपको हुँ, बता नहीं सकेगा। वो भी आपको कहेगा ये एनालिसिस करो। हुँ, बहुत कम लोग होंगे जो 15 साल, 10 साल पुराने होंगे, वो आपको बताएँगे यार ये मेथड है लेकिन ये सारा काम नहीं करता। इसके अंदर ये चीज़ काम करती है, ये छोटी-सी चीज़ 4-5 चीज़ें ये मोस्ट वर्किंग पार्ट है, इस पे आपने ट्रेड लगानी है। मेथड को छोड़ो वो बनता रहेगा एनालिसिस का। मेथड तो सिर्फ़ आपके चार्ट को फ्रेमवर्क देता है। हुँ, चार्ट की अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में दिखाता है और एक फ्रेमवर्क देता है कि भाई क्या करना है, रोड मैप क्या है। हुँ, ट्रेडिंग नहीं करनी है एनालिसिस पे। एग्री। और लैपटॉप क्यों नहीं ओपन करना? एनालिसिस ही नहीं करना तो लैपटॉप का क्या काम है? मॉनिटर तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे कितना मॉनिटर करेंगे? आपकी आई साइट ही वीक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मोबाइल क्योंकि कम इम्पैक्ट डालता है, प्रॉब्लम डालता है। फिर जब आपके पास स्ट्रेटजी आ जाएगी, तो उसके रूल्स आ जाएँगे, वो आपने अपने पास लिख लेने हैं।
हुँ। फिर उसकी आपने चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट नहीं है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको यकीन कह रहा हूँ, आपके इमोशन इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब हुँ, मार्केट प्ले कर रही होती है कि आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, मार्केट से कंप्लायंस नहीं कर पाओगे। आपके पास एक चेकलिस्ट हो, उसके अंदर आप टिक करें कि ये ठीक है, ये मैंने आपको गिनवाया था कि ट्रेंड 7 है, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक आगे है। चलें। उसके बाद आप जब प्ले करोगे, तो फिर मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड लगाओगे, तो फिर आपने एनालिसिस को क्लोज़ कर देना है। अब मैं ने ये एनालिसिस बेस पे आपने ट्रेड नहीं मैनेज करनी। आगे चलें। ट्रेड कैसे मैनेज करनी है? अब हुँ, आप हुँ। कहें ट्रेड कैसे मैनेज करनी है एनालिसिस बेस पे नहीं नो, नो, करनी। नो, मैं ये नहीं पूछने वाला। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुँ। मैं आपको इंटरवीन नहीं कर रहा, इस वजह से कि आप बात खत्म करें, हम आगे बढ़ें। अच्छा, पहले मैं वो पिछली चीज़ में करूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट हमने छोड़ दी है। हमने तो ये कहा कि एनालिसिस पे अगर ट्रेड नहीं मैनेज करनी तो फिर करें क्या? करें ये, जब आप ट्रेड लो, आपको ट्रेड दी है उस स्ट्रेटजी ने, आपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको लगाया है। आपने क्या करना है, जब ट्रेड 1:2 में जाए, 1:2 में आपकी ट्रेड जाती है, 50 पिप्स स्टॉप लॉस है आपका, 100 पिप में ट्रेड जाती है, 50% बुक कर लें। बाकी 50% आपने ट्रेड मैनेज कैसे करनी है सुन लें। 9 की मूविंग एवरेज लगाएँ 5 मिनट के चार्ट पे और जाने दें ट्रेड को। जब कोई कैंडल उस मूविंग एवरेज, अगर आपकी बाय की ट्रेड है, कोई कैंडल उस मूविंग एवरेज से नीचे एक मंदर कैंडल सेल की बन जाए, आप क्लोज करते हैं। ये एक तरीका है। या सेल की ट्रेड है तो मूविंग एवरेज से बाय की कैंडल, मदर कैंडल मतलब थोड़ी सी मैच्योर कैंडल, आप क्लोज कर दें। दूसरा तरीका, ये है कि आप उस सेशन में, जैसे सुबह ट्रेड ली है, सुबह 6 बजे ट्रेड ली है, तो उस सेशन के एंड तक ट्रेड होल्ड रखें, क्लोज कर दें। नेक्स्ट सेशन से पहले आप ट्रेड क्लोज कर दें। तीसरा तरीका, अगर उस दिन एनएफपी है, एफओएमसी है, तो ट्रेड को जाने दें, शायद एनएफपी एफओएमसी में आपको और प्ले मिले। चौथा, अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड है और आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो डे एंड तक जाने दें। डे एंड का मतलब है रात को 11 तक। ये 4 तरीके हैं। बाकी 50% जो आपकी पोजीशन है उसको मैनेज करने के, आप इसमें से कोई एक चूज कर लें। ये तरीका है ट्रेड को मैनेज करने का। अगर आपने ट्रेडें ऐसे मैनेज की कि मेरे ये टीपी हैं, ये हिट होंगे, तो कभी भी नहीं होंगे। 90% ट्रेड्स के टीपी नहीं हिट होते। एक ही तरीका है टीपी हिट करवाने का, वो कौन सा? 1:1 रिस्क रिवार्ड। एसएल 50 पिप है, टीपी 50 पिप है, ठस टीपी हिट। उसके अलावा अगर आपने लंबे मूव पकड़ने हैं, तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं ओके, बनानी। ओके, जस्ट रैप अप दिस चीज़ें हमने कल ही कर ली हुँ। काफ़ी कुछ। अब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये 2 ईयर डिप्रेशन का आपने ज़िक्र किया, उसके बारे में बताएँ। ये कैसे हो गया आपको? सर, इसमें ये होता है कि जब आप बड़ी पोजीशन मैनेज कर रहे होते हैं और आप मार्केट के अंदर एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, एनालिसिस से जो एक्सपेक्टेशन आती है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप जब ट्रेड लगाते हैं, तो कहीं ईगो भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, ठीक है? तो वो प्ले नहीं होती ट्रेड। जब वो प्ले ट्रेड नहीं होती, आपका लॉस हो जाता है, होता है? हुँ, लॉस हो जाता है, तो वो एक पहली फायर है जो मार्केट आपको पहली बार गिरा लेती है। जब मार्केट आपको एक दफ़ा गिरा लेती है, आपको उस लेवल पे ले आती है, जिसमें आपको ईगो हर्ट होती है, फिर आप रिवेंज के थ्रू आते हो और उसके बाद आप एक रिकवरी माइंडसेट से मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हो। आपकी ट्रेडें चलती रहती हैं रात, सुबह, दोपहर। आपने भी ट्रेडें देखी होंगी, रात चल रही है, क्या बना सुबह। ये जो चीज़ है कि आप ट्रेड्स को लेते हो बड़े हाई रिस्क से, तो ये जब आप पूरी-पूरी रात, दिन, सुबह उस पोज़ीशन को देख रहे हो कि मेरा एक टाइम पे अकाउंट ज़ीरो होना है, तो उससे माइंड के अंदर थोड़ा-सा ना, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉब्लम ऐड होना शुरू हो जाती है। और वो तकरीबन 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन, वो एंग्ज़ायटी लेवल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जब डिप्रेशन हिट करता है, वो एक मैसिव, आपके पास कोई डिज़ास्टर होगा, कोई अकाउंट ज़ीरो होगा या मैसिव पोज़ीशन होगी, वहाँ वो डिप्रेशन की फ़ॉर्म ले लेता है। और फिर जब एक बार डिप्रेशन हो जाए, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर। यही स्टोरी थी आपके डिप्रेशन की भी? हाँ, मैं भी जब शुरू में था, तो उसमें मैं ये करता था कि मैं बड़ी पोज़ीशन से काम करता था। मेरे से बड़ा गैम्बलर ही कोई नहीं था और मैं यही करता था कि मैं बड़े अकाउंट फ्लिप किए, ठीक है? उसमें फिर ये होता था कि जब वो एक क्रिटिकल पार्ट होता है, तो उसको सर्वाइव करना पड़ता है, उस प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। तो वो प्रेशर तो हैंडल हो जाता है, लेकिन माइंड के अंदर थोड़ी-सी वीकनेस ऐड हो जाती है। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक टाइम आता है कि वो माइंड जो है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी-छोटी एंग्ज़ायटी लेवल ऐड होता ज़हर जो है ना, वो एक टाइम पे आके कैंसर बन जाती है। तो आप बड़े-बड़े अकाउंट्स के बड़े-बड़े ट्रेड्स हैंडल कर रहे थे, क काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स चल रही थी, इस वजह से आपको मेंटली इश्यू हो गया। फिर कैसे रिकवर किया? उसको भी रिकवर करने में टाइम लगा है, लेकिन उसके लिए पहले तो एक थोड़ी-सी ब्रेक लेनी पड़ती है कि आप अनसर्टेनिटी डील ना करो। डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी जब को आपको आएगा, तो आपने अनसर्टेनिटी नहीं डील करनी। दूसरा तरीका मेडिकेशन है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। तो आपने मेडिकेशन ली है? मेडिकेशन भी ली है, लेकिन उससे भी नहीं आता आराम। वो ये थोड़ा टाइम लेता है डिप्रेशन। तो 2 साल 6 लग गए आपको डिप्रेशन से निकलने में। तो हाँ, 2 साल में आपने ट्रेडिंग नहीं की फिर? की है। हुँ, बहुत हाई लेवल पे नहीं की, लेकिन की है। हुँ, लेकिन
डिप और ये कब की बात है? ये कोरोना से पहले-पहले ही है, हुँ, ठीक है? वो मैं आपको कह जो रहा हूँ कि 5 साल लगे मुझे एक एनालिसिस से ट्रेडर में शिफ्ट होने में, तो मैं एनालिसिस बेस पे तो ट्रेड कर रहा था। हुँ, तो एनालिसिस में तो आप जब एनालिसिस बेस पे ट्रेड करते हो, तो आप अपने नॉलेज को मार्केट पे चैलेंज कर रहे होते हो। ईगो हुँ, आएगी या नहीं आएगी? हुँ, ईगो आएगी, जब ईगो हर्ट होगी तो क्या होगा? तेरी ऐसी की तैसी, हुँ, अगली लौट, हुँ, रिवेंज, रिकवर हो जाता है रिकवर। जब रिकवर हो जाता है ना एक दफ़ा आपका अकाउंट, तो हुँ, आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा दिमाग जो है इसके 2 सेट हैं, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस। 95% लोग लूज़र्स क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि वो कॉन्शियसली प्ले कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली नहीं कर सबकॉन्शियस नहीं प्ले कर रहे। सबकॉन्शियस क्या होता है? वो आपके अंदर एक जितने भी विनिंग स्टोरीज़ हैं ना, जो आपकी विनिंग सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, वो माइंड सेव कर लेता है। जब हुँ, आपने रिकवरी कर ली, तो वो सेव होगी कि अगली बार भी तू बड़ी लॉट से रिकवर कर लेगा। वो ज़हर ऐड हो जाती है मार्केट के अंदर। वो फिर आप कहते हैं, "यार, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है।" वो क्यों होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड खुद ही चलवा देता है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको कभी लगा है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा गियर कैसे लगाना है? या मुझे वो खुद ही हो रहा है ना? आप तो बात कर रहे हो, मोबाइल पे काम कर रहे हो, लेकिन गियर भी लग रहा है, आगे भी देख रहे हो, सब कुछ हो रहा है। ये आपके अंदर फीड हुआ हुआ है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड में। ट्रेडिंग का ताल्लुक लोग सारे कहते हैं कॉन्शियस से। कॉन्शियस क्या है? एनालिसिस। ट्रेडिंग में सबकॉन्शियस प्ले करना है। सबकॉन्शियस प्ले होगा तो आपके इमोशन साइड पे लग जाएँगे, ऑटोमैटिकली आप चलना शुरू हो जाओगे। ऑटोमैटिक का मतलब है स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करोगे, मार्केट को मॉनिटर करोगे, हुँ, ऑटोमैटिकली चीज़ें चलेंगी, रूटीन बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी प्रॉफ़िट की। हुँ, और वो और इस मार्केट को तोड़ा जा सकता है, इससे प्रॉफ़िट किया जा सकता है। मैं किसी को मायूस नहीं कर रहा। इस मार्केट से आप मंथली 15 से 20% अर्न कर सकते हैं। मुझे हुँ, पता है कि बड़े-बड़े लोग 5%, 6% इंटरेस्ट रेट बीट करने की बातें करते हैं, उनको साइड पे छोड़ दें। रिटेल ट्रेडर इस मार्केट के अंदर 15 से 20% बल्कि 25% भी गेन कर सकता है मंथली। इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त एक माइंड अपना बताया इन्होंने। अब क्या आपको समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इनमें मुझे बड़ी पेन फ़ील हो रही है कि इसमें बड़ी दर्द है। दर्द जो हम लॉस करते हुए ट्रेडर्स को देखते हैं, कि यार यही सेम गलतियाँ तो नहीं करनी, यही तो मैं कर चुका हूँ, ये तो वो सब कर चुके हैं, तुम क्यों रिपीट कर रहे हो? लेट्स यू नो कोई नई स्टोरी लेके आते हैं इस मार्केट में, कि जो ये गलतियाँ ना करे, कुछ नई गलतियाँ करे। एनीहो हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास पीएमईएक्स के रिलेटेड और पीएसएक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। इनकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है, उसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। और स्टॉक मार्केट को एज़ अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाह रहा था मैं। सो हम लॉन्ग टर्म इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं उसको स्किप करता हूँ। आपके कमेंट बताएँगे कि हम वो पॉडकास्ट कितनी जल्दी कर रहे हैं। हम इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ, जल्दी-जल्दी से 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। मुझे एक चीज़ तो क्लियर होगी, मैं टॉप 5 स्कैम्स पूछने लगा था कि आपकी नज़र में मार्केट में टॉप 3 स्कैम कौन-कौन से हैं। तो नंबर 1 स्कैम तो मैं खुद ही बता देता हूँ इनके अकॉर्डिंग, वो है एनालिसिस। वो नहीं करने। ख़ैर आपकी नज़र में इनकी एनालिसिस के अलावा और कौन-कौन से स्कैम है इस मार्केट में, जो मार्केट हमारे साथ करती है? वो जल्दी-जल्दी से टॉप 2 और टॉप 3 इसकी क्या टियर है आपकी? मार्केट के स्कैम उसका पिच होता है, लोग क्या पिच कर रहे हैं। एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा स्कैम है। 95% एक्यूरेसी एग्ज़िस्ट नहीं करती, ना आप इसके पीछे भागें। एक्यूरेसी 55 से 70% एग्ज़िस्ट करती है, इसके अंदर फ्लक्चुएट होती है। हुँ, ये पहला स्कैम। दूसरा स्कैम, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं और उसके स्लाइड्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मैंने आज नई स्ट्रैटेजी निकाल ली है। हुँ, वही बंदा जो एक टाइम पे वीएसए पे काम कर रहा था, थोड़े दिनों बाद वो एसएमसी का एक्सपर्ट बन गया। एक बंदा हुँ, अमेज़न पे काम कर रहा था, वो 6-5 महीने बाद ही फॉरेक्स का एक्सपर्ट बन गया। तो सडनली ये जो स्ट्रेटजीज़ की फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं यूट्यूब के अंदर, बिलीव करें इतनी स्ट्रेटजीज़ मार्केट में एग्ज़िस्ट नहीं करनी, वरना 95% लूज़र्स ना होते। हुँ, तीसरा स्कैम, मुझे बताएँ कोई मार्केट में ऐसा इंडिकेटर जो बहुत पॉपुलर है हुँ। और उसको कहा जा रहा है कि ये आप $200 दो, ये इंडिकेटर लो, आप कामयाब हो जाओगे। कोई एक भी नहीं है। इंडिकेटर से मार्केट नहीं चलती। इंडिकेटर वॉल्यूम भी बहुत लोग कहते हैं चलो वॉल्यूम सही है, सबसे बड़ा इंडिकेटर प्राइस होता है। वॉल्यूम के साथ धोखा हो सकता है, प्राइस के साथ नहीं हो सकता। हुँ, प्राइस फीड तो एक ही रहेगी और दुनिया की जिस मार्केट में चले जाएँ वॉल्यूम में इश्यू आएगा कि इंडेक्सेस का वॉल्यूम का क्या बनेगा? वॉल्यूम वीएसए अप्लाई करते हैं। हुँ, स्टॉक मार्केट में वीएसए का कांसेप्ट ही उल्टा है, हुँ, फॉरेक्स में उल्टा है। फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, वीएसए को जब एक्युमुलेट कराते हैं, सेल कैंडल पे हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, तो हुँ, उसकी एग्ज़ॉशन ढूँढते हैं कि जंप में क्या होगा कि विथड्रॉ कर लेंगे अपनी सप्लाई। जबकि स्टॉक मार्केट में जो हाई वॉल्यूम ऑन ब्रेकआउट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है।
फॉरेक्स में साइन ऑफ वीकनेस होता है। तो ये थोड़ा-सा कांसेप्ट और फिर मार्केट्स के ऊपर उसकी एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी से वीएसए सीखते हैं और अप्लाई आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे बताएँ एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किधर है मार्केट के आजकल के चार्ट्स के अंदर? 1 मिनट 5 मिनट चार्ट के अंदर एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप किधर है? मुझे दिखाएँ, नहीं है ना? ये चीज़ स्टॉक मार्केट में वैलिड करती है। हाँ। और स्टॉक मार्केट में जब मार्केट जंप करती है इसका वॉल्यूम देखा जाता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ समझा जाता है। फॉरेक्स में साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है कि जी अल्ट्रा वॉल्यूम में प्लेयर्स आ गए हैं और वे सेल करते हैं बाय कैंडल में। एक और बड़ा स्कैम ये है कि आप किसी से सीखें तो पहले मेक श्योर करें कि वो आपको मेथड सिखा रहा है या स्ट्रेटजी। बिलीव करें 99.99% लोग आपको मेथड सिखा रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं सिखा रहे। Today is a very big thing. What the different two जिस different things. जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मेथड और स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क दो है, अलग-अलग चीज़ें हैं। फ़र्क है, आप ट्रेडर बन जाओ। हम्म। और एक और चीज़, अनरियलिस्टिक गेन। इस मार्केट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मंथली 15% है। 15% को आपने 30% It's 25% a maximum. नहीं, कम से कम या आपका अकाउंट 10% के अराउंड आना चाहिए, वरना स्ट्रक्चरल एडवांटेज किधर गया? जो स्ट्रेटजी है, जो रिपीटेबल स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, जो मैंने इतनी कहानी डाली है, वो फिर प्ले ही नहीं हो रहा। कुछ मत जा सकते हैं 8%, 7%, ओके फाइन, लेकिन 15% है। 15% जब आपने अकाउंट ग्रो कर लिया, तो उसको एक ट्रिक है कि उसको आपने क्या करना है, आपने अपने पास समझना है कि मेरे पास एक बोनस ट्रेड है। 15% अकाउंट जब आप ग्रो कर लेते हो, आप कहो मैंने अगली ट्रेड एक ऐसी लगानी है जहाँ मुझे बेस्ट पता हो कि ये अच्छी वर्किंग कंडीशन है, मैं 3% रिस्क लूँगा। यानी कि 2 से या 1% से 1% से 3% रिस्क लूँगा। जंप। 3 से जब आपको 6%, 7% का रिटर्न मिलेगा तो 15 किधर चला जाएगा? 25 और लॉस होगा तो क्या होगा? 3 से 12 12 से वापस रिकवरी 3% पे नहीं करनी है, फिर 1% पे आ जाएँ। फिर 1%, 1%, 1%, फिर 15%, फिर लें वो बोनस ट्रेड। बोनस ट्रेड से आपको प्रॉफिट हो गया तो अकाउंट सीधा 15% से जंप होके किधर जाएगा? 22 पे, 22 पे जाएगा। 22 के बाद वो बोनस ट्रेड फिर आपने लेनी है। बोनस ट्रेड फेल होगी, फिर 1% से ग्रो करना है इस बोनस ट्रेड को। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट को 15% से 25-30% पे कैसे ग्रो करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मार्केट में आप 50%, 100, 60%, 70%, ये बिल्कुल स्कैम है, इतने गेन इधर नहीं एग्जिस्ट करते। होते तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं निकाल चुका होता, आपको बता चुका होता। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हफीज़ भाई। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमारे यूजर्स बताएंगे कब हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात हो। जी थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।